क्या है वो ये है कि जो माँ बाप हैं, एक तो उनको भी नहीं पता कि उनके बच्चों के साथ स्कूल का टीचर क्या कर रहा है, और स्कूल के टीचर को भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। ऊपर से आपके गांव के अंदर आपकी लड़कियों को और आपके बच्चों को, दोनों को टारगेट कर लिया है इन लोगों ने। आपको ध्यान हो, 8 तारीख को जब ये सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार बनी थी, उससे पहले मैंने एक दिन पहले वीडियो डाली थी कि किसी भी समाज को बर्बाद करने के लिए कम से कम 15 साल चाहिए मिनिमम। तो यदि ये सरकार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों की इच्छा से बनेगी, अगर ये बाहर से बनेगी हरियाणा में सरकार, तो फिर ये अब की बार भाजपा की सरकार आएगी। याद है, आपने सुना होगा। मैंने वो वीडियो पहले बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि लोग न्यू नहीं कह देंगे कि भाई बाद में तो कोई कुछ भी कह दे है। सारे एग्जिट पोल, सारा सोसाइटी इस तरीके से बात कर रही थी। लेकिन 5 विधानसभाओं के ऊपर जब हम घूमे थे और हमने देखा था माहौल, तो हम देख रहे थे कि पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ लोगों में परसेप्शन बनाने के लिए ही काम कर रहा था। अब आप देखो, अंदाजा लगाओ, कम से कम 40,000 से जीत रही थी विनेश फोगाट, 6,000 से दिखाई गई। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप 26,000 से जीतोगे तो 6,000 से आएगी आपकी, 25,000 से जीतोगे तो 5,000 की जीत आएगी, क्योंकि 20,000 का घपला तो मिनिमम है ही है। और जहाँ से जितनी बड़ी विन हो उस हिसाब से वहाँ गेम चलता है। और लोगों में परसेप्शन ये चला दी जाती है कि भाई फलाना आदमी हरवाने के लिए चल रहा था, खुद कांग्रेस ही हरा रहे थे, ऐसा कुछ एक परसेप्शन चालू हो जाता है। जब तक ओपन खुल के नहीं कोई हराता ना, तब तक हरवाया नहीं माना जाता। ऐसे नहीं हरा सकता कोई, साइलेंट हो जाता है तो कुछ वोट कटती हैं, अदरवाइज ऐसे हरवा नहीं सकते। तो जो बच्चे हैं उन पे जो अटैक होने वाला है, ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि वो अटैक क्या है और आपकी लड़कियों के ऊपर क्या अटैक है। देखो, चाहे शादी की उम्र बढ़ाने वाला फैसला हो, चाहे लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजने वाला फैसला हो, और चाहे अब सर्वाइकल कैंसर लगाना हो, के टीके लगाने का हो, या फिर इससे पहले आपके चूल्हे ख़त्म करके गैस देने का काम हो, नीचे बैठकर रसोई बनाने की बजाय खड़ा होकर के रसोई बनाने का काम है, ये सारा टारगेट महिलाओं के ऊपर किया गया है। और अब समूह लोन भी इसके अंदर शामिल हो गया है। अगर इंसानी सभ्यता को समझा जाए और अपनी खेती की परंपरा को ही समझा जाए, मान लो तो 10,000 साल पुरानी खेती होगी, लगभग खेती की जो इतिहास है वो 10,000 साल पुराना होगा। इस 10,000 साल पुराने खेती के इतिहास में जब ये देखा होगा हमारे पुरखों ने कि एक पंगा है बाहर जाने में, हमारी पहले खेती जो है ना वो ऐसी नहीं होती थी जैसे अब होती है। पहले हमारी खेती जंगल आधारित होती थी, मतलब जिसको एकदम वाइल्ड बोलते हैं, जिसमें हल चलाने का बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं था, ज़मीन को फाड़ने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, पानी ज़मीन से निकाल के देने की ज़रूरत नहीं थी। उस मौसम के अनुसार बीज, उस ज़मीन के हिसाब के बीज, इस हिसाब के पैदावार करने के लिए क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, कौन सी वनस्पति, जिनको आज आप खरपतवार कह करके उखाड़ देते हैं ना, वो खरपतवार नहीं हुआ करते थे, वो असल में हमारे सीजनल मेडिसिन हुआ करते थे जो उस दौर की बीमारियों के काम आया करते थे। तो हर पौधा काम आने का होता है, ये पौधों के जानकार लोगों को पता है। अभी जब ये प्रोसेस चली और इंसान ने देखा कि यार एक पंगा है बड़ा, मान लो हम 100 परिवार हैं, 100 परिवारों में एक पोजीशन है, 100 आदमी हैं, 100 औरत है, एक कबीले की मान लेते, क्योंकि आप कबीलियाई लोग हैं ना सारे के सारे। आप कब से बोलते जा रहे हैं कि आप तो गांव कबीले के लोग हैं। तो एक कबीले में मान लो 100 लोग हैं, 100 आदमी हैं और 100 औरत हैं। हर जीव अपने जैसे जीव पैदा करता है, वो अपना वंश वृद्धि करता है। अब आप सिर्फ इतना बताइए कि 2 पोजीशन मैं आपके सामने रखता हूं। एक जगह पर यह हुआ, 2 कबीले हैं, दोनों में 100 आदमी हैं, 100 औरत हैं। एक कबीले में यह हुआ
कि सारे के सारे बाहर खेती करने या मतलब शिकार करने या फिर दूसरे कबीले के आक्रमण में चले गए, उनमें से एक कबीले में तो 100 में से 20 तो मरे पुरुष, 80 मर गई महिलाएं। मतलब 200 में से 100 मरे, आधा कबीला खत्म हो गया, 20 महिलाएं और 80 महिलाएं मरी और 20 पुरुष मरे। और दूसरे में 80 पुरुष मरे और 20 महिलाएं मरी। अब एक महिला एक साल में एक बच्चे को जन्म दे सकती है। एक पुरुष एक साल में कितने बच्चों को जन्म दे सकता है? एक भी नहीं। यानी एक जगह जहां 20 महिलाएं बची हैं, वहां अगले साल 20 जने पैदा होंगे ज्यादा से ज्यादा, और जहां 80 महिलाएं बची हैं उस कबीले में 80 बच्चे पैदा होंगे। जहां की महिलाएं खेत में या उस युद्ध में नहीं गई हैं और वो 100 की 100 बची हुई है, वहां 100 के 100 पैदा बचेंगे। यानी कि अगर आपको अपने कबीले को बचाना है, अगर आपको अपने वंश को, अपने खून को, अपने डीएनए को बचाना है, तो आपको किसको बचाना पड़ेगा? महिला को बचाना पड़ेगा। महिला को किस किस चीज से बचाना पड़ेगा? गुड़गांव जैसे एरिया में जाओगे, स्मोकिंग से भी बचाना पड़ेगा, दारू से भी बचाना पड़ेगा, पोल्यूशन से भी बचाना पड़ेगा, बुरे विचारों से बचाना पड़ेगा, तरह तरह की आवाज़ों से, टी टी पी पी से बचाना पड़ेगा, आपको व्यसनों से बचाना पड़ेगा, दूसरे नशों से बचाना पड़ेगा, यदि आपको महिला को बचाना है, यदि आपको अपने डीएनए को बचाना है। उसको अर्ली स्टेज पे मिसकैरेज से बचाना होगा। लेकिन सरकार क्या कहेगी? माला डी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अनवांटेड 72 खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो प्रमोट कर रही है ना। वो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं आजकल मैं डालूंगा उसको। चंडीगढ़ के अंदर प्रशासन की बस के पीछे लिखा हुआ है, फ्राइडे नाइट पे जाना चाहते हो तो ऑलवेज कैरी कॉन्डम। तो वो नौजवान बच्चों को क्या कह रही है, कॉलेज के बच्चों को, कि अगर आप फ्राइडे आउट जा रहे हो, अगर आप पार्टी करने के लिए जा रहे हो तो कॉन्डम लेके जाओ। मतलब वो हमारे बच्चों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप सिर्फ इतना बता दो कि आपकी महिला जब से घर से निकली है, आपका बीज खत्म होना शुरू हुआ कि बढ़ना शुरू हुआ? खराब होना शुरू हुआ है। मतलब चाहे इसमें यूट्रस कैंसर हो, चाहे सर्वाइकल कैंसर हो, चाहे आपका ये ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम हो, चाहे सारा ही सिस्टम खराब हुआ कि नहीं हुआ जी? परिवार उल्टा ऊपर से खराब हुआ। तो सिस्टम आपके बच्चों को, खास तौर पे आपकी औरतों को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि औरत बर्बाद हो गई तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप सोच कर देखिए, औरत को घर से निकालने में सबसे बड़ा रोल फेमिनिस्ट औरतों का है, जिन्होंने ये कहा, जिन्होंने औरतों को घर से निकालने का काम आजादी के नाम पर कहा। वही औरतें आज सड़क पर लड़ रही हैं कि उनके ऑफिस के अंदर उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है। वही औरतें लड़ रही हैं। मतलब उनको घर में रहने में दिक्कत थी, लेकिन वो सड़क पे भी सेक्सुअल हरासमेंट सहन कर सकती हैं, बस में भी सहन कर सकती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कर सकती हैं, ऑफिस में भी कर सकती है, घर में नहीं रहेंगी। मैं बीज खत्म होने का प्रोसेस बता रहा हूं, इसलिए हमारे पुरखों ने महिला को स्पेशल दर्जा दे करके ये कहा कि इसका बचना बहुत जरूरी है बाहर की गंदगी से। जिस तरह का माहौल गांव में होगा, क्या उतना ही अच्छा माहौल आपको बाहर शहर में मिलेगा? क्या पॉसिबल ही नहीं है भाई। अब दिल्ली शहर का हिसाब लगाओ और आप अपने पारंपरिक किसी गांव का हिसाब लगाओ। दिल्ली के अंदर पूरे देश से लोग आए हुए हैं। इसमें केरल से भी आया है ज़्यादा पढ़ा लिखा, इसमें किसी कबीले से भी आया है, इसमें झारखंड से भी आया है, बिहार से कम पढ़ा लिखा आदमी भी आया है, जिसको कल्चर का नहीं पता अपने कल्चर का वो भी आया है। तो अब हमारे घर की लड़की जब दिल्ली के अंदर जाएगी तो उसको तो जो कल्चर समझ में आएगा, जो अच्छा समझ में आने का मतलब अट्रैक्ट करने का एक ही नियम है, सिर्फ एक ही नियम है, जो आपके पास नहीं है उसी से आप ज्यादा प्रभावित होते हो। समझ गए ना? यानी आपके घर में अगर वैसा बच्चा या वैसा पुरुष, वैसी महिला वैसा नहीं है, आप उससे, जैसे एक शरीफ लड़की हमेशा बदमाश लड़के से प्रभावित होएगी। आपने देखा हो ना, है
और जो खराब लड़की है वो मतलब बदमाश जो लड़की है, थोड़ा सा पुरुषत्व जिसके अंदर थोड़ा ज्यादा है और थोड़ा लड़ने भिड़ने वाला जिसका नेचर है, वो शरीफ लड़के से प्रभावित होगी। यही लड़के का केस है लड़की के केस में, कि वो हम भी आपस में प्रभावित किससे होंगे, जो हमारी उस कमी को पूरा करता होगा ना, उससे उसके नजदीक हम जाना चाहेंगे बेसिकली, क्योंकि जो हमारे पास है वो तो है ही। तो हमेशा अपोजिट जो है वो अट्रैक्ट करता है, ये नियम है। तो हमारी परंपरा में जो होगा उसको बुरा कह देंगे और हमारी परंपरा के खिलाफ में जो होगा उसकी तरफ हमारे बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से परंपराएं टूटती हैं। तो आपके यहां पर कोई दूसरे जगह का व्यक्ति अगर आके रहने लग जाता है तो उससे आपकी परंपराएं टूटती हैं। परंपराएं टूटती हैं तो फिर वही बात है, आप फिर इस देश के मालिक नहीं रहते हो। बहुत क्लासिकल इन्होंने चाल खेली है। तो टारगेट इन्होंने क्या रखा, इन्होंने टारगेट रखा आपकी महिला और आपके बच्चे। बस ये दो खत्म कर दो, आपकी पूरी जनरेशन खत्म। फिर उसके बाद बड़े बुजुर्ग तो वैसे निपट लेंगे। ये लोग हैं इनके पास तो अपने बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम करने से ही फुर्सत नहीं है। अगले वालों को पता ही नहीं है कि दुनिया क्या है, ना उनको परंपरा का पता, ना समाज का पता, ना गांव गुआंड का पता, ना बहन बेटी का रिश्ता पता, ना बुआ फुफ्फा का रिश्ता पता, ना पेड़ पता, ना अन्न कैसे उगाना ये पता, ना घर कैसे बनाना ये पता, ना सामान कैसे ढोना ये पता, कोई भी चीज कैसे बनानी कुछ नहीं पता। कोई चीज खराब हो जाए ठीक कैसे करनी, पंचायती सिस्टम क्या, उनको तो ये लगता है कि जो सरकार करेगी वही कर सकेगी, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। यही है कि नहीं है सिस्टम? यानी खतरे में अपने महिला और बच्चे, ये दो बचाने। अब इस पे टारगेट क्या है? फर्स्ट, अपार आईडी। अपार आईडी का रोल क्या है इसको समझ लो। अपार आईडी का एक ही रोल है, बंद कर दो। अपार आईडी का एक ही रोल है, वो माँ बाप से कंसेंट ले रहे हैं आपका सारा डेटा ऑनलाइन डालने का, उनके डिजी लॉकर में डालने का, या जहां भी उनको जरूरत पड़े वो डेटा डालने का। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर, पैदा होने से लेकर और अभी तक उस बच्चे ने जो भी कमाया है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन वहां हो जाए। सोचना जरा ध्यान से। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा हो जाएं, डिजिटल डॉक्यूमेंट उनके पास सेव रहें, और वो कहें कि अब हम पेपर बचाना चाहते हैं, पेड़ बचाना चाहते हैं। हसदेव का जंगल काटेंगे, दूसरे जंगल काटेंगे, लाखों एकड़ के पेड़ काटेंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे ये कि हम पेड़ बचाना चाहते हैं, है ना? इसीलिए सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट उनके पास जमा। जीवन जीने के लिए, अगर आपको कहीं नौकरी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? ऑनलाइन एक्सेस जाना पड़ेगा। ऑनलाइन एक्सेस के कितने पंगे? पहला पंगा, आपको पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। बच्चे के पास स्मार्टफोन होएगा तो बच्चा बुद्धू होएगा, बच्चा गधा होएगा। देखो, जिसका फोन स्मार्ट है वो आदमी स्मार्ट नहीं हो सकता, ये सीधी सी बात है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में स्मार्टफोन है तो हम सारे स्मार्ट नहीं है। जो उस फोन के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, यानी जो उस फोन के इंटरनेट के ऊपर जो डिपेंडेंट हो गया, यानी आप उसको जानकारी चाहिए, गूगल कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, उसको कुछ पता करना है, कुछ फोन नंबर किसी घर वाले का फोन नंबर याद नहीं है, रास्ता कहीं गांव का कुछ नहीं पता। अभी पहले क्या है कि आप अगर जाते थे ना कहीं पर तो बताते थे पहले यहां जाना है, फिर यहां जाना है, फिर यहां जाना है, बार बार पूछते हैं, सब याद हो जाएगा, पूरा रास्ता याद हो जाएगा। आजकल क्या है कि आपको लगा दिया मैप, और फिर वो मैप जहां लेके जा रहा है, ना किसी से पूछना, ना कोई बातचीत, ना आसपास की कल्चर की तरफ ध्यान। यानी अगर आप अपने दिनचर्या के लिए फोन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं तो फोन स्मार्ट बचा है, आप स्मार्ट नहीं बचे। अब सरकार एक दिन वैक्सीन लेकर के आई और ये कहा कि यदि वैक्सीन नहीं, अच्छा एक इससे भी बड़ा डाटा, इससे भी बड़ा पंगा, ये जो डेटा है स्मार्टफोन का, ये कहां स्टोर हो रहा है? विंडो के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, सर्वर के ऊपर। वो सर्वर किसका है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है क्या? सरकार का है क्या? सरकार का नहीं है, आपका नहीं है, कॉलेज का नहीं है, वो है कंपनी का। यानी आपका सारा डेटा किसके पास जा रहा है?
डेटा इज द न्यू फ्यूल, छोटी मोटी चीज नहीं है डेटा आज के टाइम पर, ये समझ लेना। ठीक है जी। फिर जैसे अभी उन्होंने कंट्रोल करने के लिए पिछले 2 साल पहले आपके साथ खेल खेला था, वैसा ही खेल आपके बच्चों के लिए खेलने लग जाए तो, कि आपकी अपार आईडी में पड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट लॉक रहेंगे जब तक आप अगली वैक्सीन नहीं लगवाओगे, तब लगवाना पड़ेगा ना, बिकॉज हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं। अब सरकारी कर्मचारी या सरकार का फेवर करने वाला आदमी क्या कहेगा कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपको क्या दिक्कत है अपना डेटा देने में। इसमें ईमानदारी और बेईमानी का क्या रोल है भाई? मेरा डेटा मैं नहीं देना चाहता, ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, इसको समझो, आप इसको समझो। मतलब आदमी को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। अगर मेरा डेटा पता हो कि इसका बेटा इस वक्त नौकरी लायक हो चुका है, इसके घर में झगड़ा इसके बच्चे की नौकरी की वजह से होता है, इनके घर में जो है गरीबी का माहौल है, ये आदमी वैसे मतलब लड़ रहा है, अब आपको अगर ये कह दे, मान लो इनके घर में कोई दिक्कत हो रही, खैर इस भाई को मालूम है कि इसके घर में ये पंगा है, ये इसके घर में जाके इसके बच्चे को नौकरी लगवा दे, ये सारी ज़िंदगी इनका एहसान मानेगा, इनके कहने से वोट देगा, इनके कहने से मीटिंगों में जाएगा, इनके कहने से जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा, इनके कहने से सब कुछ करेगा। उनका अपना दिमाग खत्म हो जाएगा उसी टाइम। वो जस्ट बिकॉज डेटा मालूम था हमको। आपका इस्तेमाल करना कितना आसान है अगर आपका डेटा पता हो। आपका बैंक खाता पता है, बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, जमीन की इतनी है इनके नाम पे, परिवार में इतने आदमी हैं, उनकी उम्र इतनी है, उनको ये बीमारियां हैं, वो यहाँ रहता है, वो यहाँ रहता है, वो यहाँ रहता है, उसका एड्रेस यहाँ का, उसका एड्रेस यहाँ का। मैनिपुलेट करना मुश्किल है? किसी को रगड़ना मुश्किल है क्या? अगर आपका लोन भी पता है कितना है, जमीन भी पता है कितनी है, और बैंक खाते में कितना पैसा पड़ा वो भी कितना है, और आईटीआर कितनी भरते हो, इनकम कितनी है वो भी पता है, और मोबाइल से इंटरनेट से ट्रांजैक्शन कितना करते हो वो भी पता है। अगर सारा कुछ पता है किसी व्यक्ति को बैठे बैठे, तो उसे मालूम नहीं है कि इस आदमी को और इतना कर्जदार कर दो, उसके बाद इसकी जमीन अपनी है, और इतना कर्जदार, ये आपको 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 आपका सबका डेटा वहां पर एल्गोरिदम बनता है। एल्गोरिदम में वहां पर वो बनते हैं, ग्राफ बनते हैं, इतने % लोगों के ऊपर इतना लोन है, इतने % लोग लोन, मतलब इतनी आमदनी इतनी खर्चा। तो आमदनी इतना है, खर्चा इतना है, आमदनी के मुकाबले खर्चा ज्यादा किन का है? प्रॉपर्टी के मुकाबले लोन ज्यादा किन का है? प्रॉपर्टी के मुकाबले लोन किन का है? कितने लोगों का इनसिक्योर लोन है? सारा डेटा नहीं है उनके पास। तो कितने लोगों को रगड़ने के लिए और कौन सी पॉलिसी लाई जाए, यहां से कौन सा रोड निकाला जाए, कितना एक्वायर किया जाए, यहां से इनको विस्थापित कहां किया जाए, यहां लॉकडाउन लगाया जाए, यहां पर टेस्टिंग की जाए, यहां बीमार किया जाए। बीमार करने के तरीके पता है, पानी में डाल दो कुछ, 5G की रेडिएशन बढ़ा दो, ऊपर से केमिकल छिड़क दो जहाज से इनकी फसलों के ऊपर, डंगरों के ऊपर, इनके डंगरों को जाके इंजेक्शंस लगा दो। ये नहीं हो रहा। आप जिंदगी भर एक बार बीमार हुए, जिंदगी उनको देके फिर कंगाल के कंगाल। डेटा इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। अगर आपको इसकी महत्व को समझना है, जोकोविच का नाम सुना है आपने? जोकोविच टेनिस प्लेयर है। जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए गया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, ये उस आदमी की बात बता रहा हूं जिस आदमी ने आप लोगों को और हम लोगों को ये लाइन बोलनी सिखाई, जो लाइन मैं अभी बोल रहा हूं। वो लाइन मुझे नहीं बोलनी आती थी पहले। उसने ये बोला, जब ऑस्ट्रेलियन ओपन में एंटर करने से पहले उन्होंने बोला वैक्सीन का सर्टिफिकेट। उसने कहा तुम्हें क्यों दिखाऊं, तुम कौन होते हो मेरा वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखने वाले? जो भी बंदा था ऑफिशियल, उसने कहा नहीं आपने लगवा तो लिया होगा। उसने कहा शरीर मेरा है,
मेरे शरीर में क्या क्या है ये बताना ना बताना ये मेरा अधिकार है। उसके बारे में जानकारी मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी मैं तुमको क्यों बताऊं? उसने कहा तुम्हें यह बताना पड़ेगा, तुम्हें वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। मैं लगवाऊं या ना लगवाऊं यह भी मेरा अधिकार है। उसने यह नहीं बताया कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। आई बात समझ में? जैसे हम लोग तो लड़ रहे थे, मैंने नहीं लगवाई, मैं नहीं लगवाता। वो इस बात पे अड़ा रहा, मैं नहीं बताता कि मैंने लगवाई कि नहीं लगवाई। मतलब उसके एक लेवल बियॉन्ड उसने लड़ाई लड़ी कि मैं बताऊंगा ही नहीं मैंने लगवाया कि नहीं लगवाई। वो तो छोड़ दो, ऑस्ट्रेलियन ओपन वालों ने उनको खेलने से मना कर दिया। बंदा कोर्ट में गया, उसने कहा मेरी बॉडी मेरी है कि नहीं पहले ये बताओ, तुम्हारी जागीर है क्या, मैं इसके बारे में जानकारी तुमको क्यों दूं? तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, और बिना किसी चेकिंग के, मैं बिना वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं, बिना किसी चेकिंग के वो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला। ये उसने समझ में आया कि भाई ये बंदा जानकारी को, वो कहता है इतनी सेंसिटिव चीज है ये, सिर्फ ये बताना कि मैंने वैक्सीन ले रखी है कि नहीं ले रखी है, तो मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, मैं कैसे रहता हूं, मेरी फैमिली में क्या है, मेरे फैमिली के लोगों का क्या है, ये जानकारी एक्चुअली इतनी सेंसिटिव है। और आप लोग अपना आधार कार्ड कहीं भी पकड़ा देते हैं किसी को भी, कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा पूछता है, मतलब आप होटल में कमरा लेने जाते हो, आधार कार्ड दिखा है, जरा पता इसके अंदर क्या क्या है। आपकी गर्दन पकड़ने का सारा सामान है आधार कार्ड के अंदर, पूरी तरह से जकड़न, क्योंकि आपके आधार के साथ आपका सारा डेटा जुड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, गाड़ी का नंबर, आपके कागज, जमीन के कागज, प्रॉपर्टी के, फसल का ब्यौरा, आपका गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, सब कुछ उस आधार के साथ जुड़ा हुआ है। तो आधार कोई छोटी मोटे हथियार नहीं है इनका, आने वाले वक्त में सबसे बड़ा हथियार इनका आधार है। और आपको अगर बचना होगा तो आधार फेंकना पड़ेगा, डी लिंक सब चीजों से करवाना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि जो अपार आईडी का कंसेंट वो लोग घर भेज रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है कि मैं जब चाहे इसको कंसेंट, इसको डीलिंग करवा सकता हूं। एक तो ये नहीं घबराना कि लोग करन लाग रहे हैं। पहली बात तो लानत है ऐसे शिक्षकों के ऊपर जिनको पता नहीं है कि यह डेटा कितना सेंसिटिव है, और फिर लानत है उनके ऊपर जिनको पता है कि सेंसिटिव और फिर भी अपार आईडी बना रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हमें तो नौकरी करनी है, हमारे पास तो आदेश आया है। वैक्सीन का भी प्रेशर इसीलिए डाला था ना, यही कह करके डाला था, हमें तो नौकरी करनी है। वो आपके बच्चों की जिंदगी से उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे शिक्षक आपके गांव में पढ़ाने के लिए आते हैं जिनको आपके बच्चे की बेहतरी से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ तनख्वाह चाहिए। ऐसे मास्टरों को गांव में घुसने दोगे आप? लेकिन पूरा गांव आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा अगर कोई बोलोगे तो। इसके लिए पहले आपको गांव समझाना पड़ेगा भाई, नहीं समझाना पड़ेगा क्या? मीटिंग बुलानी पड़ेगी गांव के अंदर, मीटिंग करो, चाहे 10 लोग करो, चाहे 20 लोग करो, उनको बताओ कि अगर हमने लिख के दे दिया कि हमने नहीं, लिख के क्यों दे तुमको, पहले बात तो ये बताओ तुम यार। किसी नौकर को मालिक लिख के दे रहा है यार, कमाल है, हद है। मालिक ने कह दिया इतना काफी नहीं है क्या? आप लोग मालिक हो ना, वोटर मालिक होता है, और जिन्हें वोट नहीं दी वो तो धरती का ये मालिक होता है। तो जब मैं ये कह रहा हूं, मेरा कहना काफी नहीं है क्या कि मुझे नहीं लगवाना, मेरे बच्चे ने नहीं बताना, और वो हरामखोर मास्टर उस बच्चे को घर भेज देता है कि जा अपने मां बाप को बुला के ला। हम लोगों को ये बात अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी कि वो भगवान नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो मास्टर नहीं है, वो नौकर है, नौकर जो इस तरह की बात करता है। वरना जो सच में होगा, हिसार में एक शौरान साहब है भाई साहब, पूरे प्राइवेट स्कूल में डीओ बैठा रहा, डीसी बैठा रहा, पूरे प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को वैक्सीन नहीं लगने दी बंदे ने, पता था उसको।
है, ये छोटी बात नहीं है। अगर मान लो कोई आदमी इतना जमीर वाला हो, उनका धंधा चौपट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों की जान जोखिम में नहीं डालूंगा जी डॉक्टर साहब। मतलब मुझे लगा कि यार ऐसे योद्धे लोग भी हैं। चलो और तो कहानी बाकी लोगों की तो अलग है, जिन्होंने अपने लाइफ का टारगेट ही ये चूज कर लिया। देखो हम लोग तो, मैं तो ये मानूं कि भाई अपन ने तो रास्ता ही ये चुना है कि अपन इस चीज की खिलाफत करांगे जो गलत होगा उसकी। वो तो बंदा बिजनेस करते हुए ये काम कर रहा है, तो बाकी सब क्यों नहीं कर सकते? और स्कूल बड़ा अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आज सब पेरेंट उसको मतलब भगवान के जैसा देख रहे हैं। जो 9th 10th से ऊपर के बच्चे हैं, जब उनके आसपास के 10वीं क्लास के बच्चे को हार्ट अटैक होता है ना, जब कोई 20 साल का बच्चा मर रहा है, अभी देखा ना रामलीला में 18 साल का बच्चा टक से गया। एक डांस करती करती स्टेज पर लड़की मरी अभी 18 साल की, कॉलेज में है। दूल्हा को तो पता ही नहीं कितने, वो तो कैमरे के अंदर आ जाते हैं इसलिए आपको खबरें मिल रही हैं, नहीं तो स्पेशल अखबारों को ये हिदायत दी गई है कि अचानक मरने वाले लोगों की खबर छापनी नहीं है। अब वो तो वीडियो में ही आ गया, जब वो तो वीडियो वायरल होनी थी, फिर वो छापना पड़ता है, उनको मजबूरी हो जाती है, वरना हिदायत है कि अखबार में ये खबरें नहीं आनी चाहिए। बाकी अपनी रिश्तेदारी में चेक करो, अब कैंसर 1st 2nd 3rd स्टेज का नहीं आता, सीधा 4th स्टेज का आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंखें जा रही हैं अपने आप, बाल उड़ रहे हैं अपने आप, एलर्जी हो रही है, बॉडी पूरी खराब हो रही है, जॉइंट जोड़ों में पेन कॉन्टिन्यूस है, पड़े हैं पैरालिसिस हुए, पड़े हैं मतलब ब्रेन हैमरेज हुए, पड़े हैं अपना कोमा में पड़े हैं, ये पेट में इन्फेक्शन हुआ और हॉस्पिटल में गए, टक से खत्म, कुछ नहीं बच रहा। ऐसा ये हाल हो रखा है। अब ये अपार आईडी का सबसे बड़ा रोल रहेगा आपके बच्चे की जिंदगी में, कि आपके बच्चे का सब कुछ उनके हाथ में होगा, कंट्रोल। आपने देना है तो दे दो, और नहीं देना है तो मास्टर को खदेड़ना पड़ेगा। जाके गांव की मीटिंग बुलाओ, ग्राम सभा की मीटिंग में तय करो कि भाई जिसने देना सोबर दो, हम नहीं रोकते किसी को, लेकिन जिसने नहीं देना उसके घराना बालक ने भेजेगा मास्टर, ना लिखित में देवेगा। डिक्लेरेशन ये है या ओपन डिक्लेरेशन है कि जो देवेगा अपनी मर्जी देवेगा, जिन्हें दे काना देवेगा, किसी बालक तक कह नहीं देगा मास्टर। समझ गए ना? पूरी तरह से वॉलंटरी है, लेकिन मास्टर के ऊपर इतना प्रेशर है कि तुम्हें देने पड़ेगा। अरे मास्टर बता देना काम आड़ा है कि सरकारी गलत काम करने लग रही है, वो ये नहीं समझ रही है सारी उम्र के नहीं है। समाज तो सारी उम्र साथ रहना है यार, गांव राम तो सारी उम्र साथ रहना है। एक बार किसी का गलत इंजेक्शन, जिस मास्टर ने किसी के बच्चे के चक्कर में गलत इंजेक्शन लगवा दिया, सारी उम्र गाड़ देवेगा ना, इस मास्टर ने कहीं तो लगवाया था, इस आंगनबाड़ी वर्कर ने लगवाया था, इस आशा वर्कर ने लगवाया था, इन न करे हमारा नाश। कहना चाहिए उनने तेना करा नाश मारा, तन न करा आरामखोर, बताना चाहिए ना। वो चुप हो जाते हैं। नु कहना चाहिए कि मोदी ने नाश करे हमारा, उसकी फोटो छपा कर दी ना वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर, लेकिन वो अगर नहीं बोलेंगे तो गलत है। बताना चाहिए ये सरकार तो 5 साल की है, और आगे आ जाएगी, और आगे आ जाएगी यार। बाबर की 9 पीढ़ियां ने राज करा, इब तो नहीं कितने नाम होगा हैं। गांधी ने कदे राज नहीं करा, वो भी बैठा। भगत सिंह ने कदे राज नहीं करा, वो आज भी जिंदा। सुभाष चंद्र बोस ने कदे राज नहीं करा, वो आज भी जिंदा। लोगों के लिए लड़ने वाले फिर भी जिंदा रह लें ज्यादा समय तक, लेकिन लोगों पर राज करने वाले ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहते। उनका तो राज खत्म तो सब खत्म, कुर्सी गई तो सब गया। इतना ही सलूट है, इतना कुर्सी है। बिना कुर्सी के ज्यादा टाइम तक जिंदा रह इसका आदमी। अब यह बात गांव वाला था समझाना पड़ेगा, भाई तुमने ही मास्टर के आगे अड़ना पड़ेगा। मास्टर इतने अक्लमंद नहीं रह रहे ना, गांव में कोई सा वकील जो इस लड़ाई ने लड़ ले है। फिर आगे सर्वाइकल कैंसर, गांव में समूह लोन देने वालों का भी जमावड़ा लगन लग रहा है पीछे से। और समूह लोन जिन ले रखा है जिन लेडीज ने, उनको कह रहे हैं कि अपनी लड़कियों का डाटा दे, वो मारता है आपकी। उन्होंने अपनी लड़कियों का डाटा मतलब आधार कार्ड दे दिया तो मैं खाते में चढ़ा देंगे कि इनका ला दिया हमने सर्वाइकल कैंसर का टीका। अब आप सोचो, एक बात समझना, हम कह रहे हैं कि इस चीज का यो नुकसान है, भाई इस वैक्सीन तय हो है, इस वैक्सीन तय हो है, हम ये कह रहे हैं, है ना।
यहां पर बैठे हुए, मतलब अपने गांव में तो मान लिया, गांव में से मान लेते हैं कि 10% ने तो असली वैक्सीन लगवा रखी है और 40% ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। 50% पॉपुलेशन ने वैक्सीन का सर्टिफिकेट बन गया, उसमें से 10% ने लगवा रखे, 40 ने फर्जी सर्टिफिकेट। तो फर्जी सर्टिफिकेट वाले बंदे को, उसको खुद को तो पता है कि मैंने नहीं लगवा रखा, लेकिन सरकार तो नहीं सोच रही ना कि लगवा रखा। तो जब अपन जैसे बहस करांगे उनके गिला कि नुकसान हुआ इन वैक्सीना का, तो वो तो कागज दिखा देगी ना, ये देख इतने लोग आगे लाग रही है, इतने, इनका तो कुछ नहीं हो रहा, जिनका लाग गया नहीं रही वो उनका डेटा भी दिखा देगी। तो जो फर्जी सर्टिफिकेट सर्वाइकल कैंसर का बनेगा, फर्जी टिक्का, उसका भाई इसका लाग लिया टिक्का और उस लड़की का कुछ नहीं होया, तो वो सरकार वो आंकड़ा दे देगी ना। कौन गवाह कि इससे साइड इफेक्ट हुआ है? इतनी लड़कियां का तो लाग लिए, एक का भी होया हो तो बताओ भाई। कागजा में लाग लिया, असलियत में लाग, शुरू में डेटा आपके सामने ऐसे पेश करेगी वो। अगर सरकार इतनी हितैषी है ना, तो जो घरों में झगड़े हो रहे हैं, उसकी वजह से जो डिप्रेशन हो रहा है, उसका तो समाधान सरकार नहीं करती। उसकी जो टीवी की वजह से हो रहा है ना सारे के सारे, उन्हें तो बंद नहीं करते। बच्चे यहाँ एप्लीकेशन पर जुआ खेलने लग रहे, इन्हें तो नहीं रोकती। बच्चे जो नशा कर रहे हैं, इस नशे ने तो रोकती नहीं। जो कर्जे में आपा डूब डूब के लोग सुसाइड करने लग रहे हैं, उसके ऊपर तो उन्हें तो माफ नहीं करती। वाह, बीमार होने के बाद तो वो आपको नहीं, मतलब सर्वाइकल कैंसर हो गया ना अगर आपको, आपका इलाज फ्री नहीं होएगा। दूसरा कैंसर हो गया तो इलाज फ्री नहीं होगा। बुखार हो गया तो फ्री नहीं होगा। बच्चे का जन्ना है, अगर उसके जन्म की बात हो रही है तो वो फ्री नहीं होगा। और कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज फ्री नहीं होगा। लेकिन बीमार होने से पहले चिंता है कि ये टीका लगेगा। ये दोगला कैरेक्टर नहीं समझ मारा सरकार का। अगर उसे चिंता है तो उसे हर हाल में होनी चाहिए, चाहे फिर हम किसे हों भाई। जब वो वैक्सीन लगाने समय तो नहीं सोचती ना अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, कि नंबर कितने आए थे, मेरिट में है कि नहीं है, रोजगार है, बेरोजगार है, गरीब है, अमीर है, तब तो नहीं सोचती। वाह, वैक्सीन लगने से पहले नहीं सोच रही, लेकिन जब बीमार हो जाए फिर सोचा है इसके पल्ले कितनी वोट है, इसका आयुष्मान में काम करवाना नहीं करवाना, इसका कार्ड बनना नहीं बनना, सिफारिश लानी नहीं लानी, पीजीआई में इन्हें बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर तय हुआ है कि उसकी पहुंच कितनी है। फिर इलाज प्राइवेट में करवाओगे सरकारी में, फिर उसकी जेब चेक होगी। क्यों जी, यही हो रहा है ना। मतलब लॉजिकल नहीं सोच रहे अपन लोग। और अपने आसपास के लोगों को इस बात के लिए, मैं तो नहीं मानता कि जनता सरकार मोर्चा के अलावा कोई और जागरूक कर पाएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलेगी भाई, मैं पहले बता रहा हूं, जिस पार्टी से आप पहले कभी जुड़े रहे वो नहीं बोलेगी। कोई सामाजिक संगठन नहीं बोलेगा, कोई एनजीओ नहीं बोलेगा, कोई समाज सेवी नहीं बोलेगा। ना आ रहा या नेता बोल रहा है, ना जीता या नेता बोल रहा है, ना सरकारी मास्टर बोल रहा है, ना वकील बोल रहा है, ना प्राइवेट मास्टर बोल रहा है, ना कोई बिजनेसमैन बोल रहा है। ये तो आपने लोगों ने जिनके समझ मारी उन्हें बोलना पड़ेगा भाई। और अगर आपको ये लगता है ना कि ये बोलना पड़ेगा तो फिर बोलना ही पड़ेगा। तो और बढ़िया बात है, एक काम कर लो, आप 24 नवंबर ने वहाँ इकट्ठे होने लग रहे हैं, टारगेट तुम्हारा बच्चे ही है ना, बच्चे बचाना। देखो मैंने आपको पहले बता दिया, असल में जनता सरकार मोर्चा बीज बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जल जंगल जमीन और जानवर, बीज बचेगा तो ये चीज़ बचेंगे। बीज बचाने के लिए अपने को महिला भी बचानी है, हमारी बेटियां भी बचानी हैं और हमारे बच्चे भी बचाने हैं। इसके बिना तो नहीं पॉसिबल है ना। और बच्चों की लड़ाई के लिए माँ बाप ने तो भाई फिर कुछ करना पड़ा, मन चेक करना चाहिए। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत स्थिति बता देता हूँ। मेरा बेटा 18 साल का है, कॉलेज में पढ़ता है, नेशनल चैंपियन है खेल का। उसके लिए अपनी आजीविका चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज उसने मैं एकेडमी खोल कर दे दूं, वो अपनी आजीविका आराम से चला सके। मैं ठीक ठाक काउंसलर हूँ, मना कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता का मुझे लालच नहीं है। अपने पास इतने मानस हैं कि एक विधानसभा मैं अपनी तो कम से कम जीतते सकूँ। एक लोकसभा का इलेक्शन जीतना कोई बड़ा काम नहीं, अपने पास इतनी टीम तो है ना। 2-4 हज़ार मानस हैं मार दो रहे, 20 मानस चाहिए एक विधानसभा पे सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए।
तो राजनीति करने मतलब चुनाव लड़ने का अपना कोई खास के कतिय जीरो मतलब इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अपना। हमने कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ना पैसे में ना सत्ता में, ना मेरा लोन है, ना मेरा कोई वैक्सीन ला सकता, ना मैंने कोई राह में रोक सकता। मैंने चाह अगले की छत्ती में टक्कर मार के मरना पड़ो, लेकिन मैंने कोई नहीं रोक सकता। यानी मैं अपना जीवन बड़े आराम से काट सकूं आज के टाइम पे। क्यों जी? जो अगर बाकी के लोगों का इस्तेमाल करके ना अपना काम चला लिया अगर मैं न्यू भी कर सकूं। जब मैं कोई स्कूल खोलना चाहूं तो मेरे द्वारा बहुत बालक हैं, करोड़पति बन जाऊं मैं रातों रात। समझ गए ना बात? लेकिन हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट की परिकल्पना कर रहे हैं जिसमें मैंने ये प्लान किया है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट होगा ना उसके अंदर कोई भी मालिक नहीं होगा। कौन मालिक होगा? जो बच्चे उस टाइम पढ़ रहे होंगे ना उस स्कूल में, चाहे 14,000 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, वह मालिक होंगे। 12वीं का सेशन लिखट गया, समझ गए? 12वीं का सेशन, 12वीं वाले बच्चे बाहर लिखट गए या कॉलेज वाले बच्चे बाहर लिखट गए, अब उनका मालिकाना खत्म हो गया, नए बच्चे आए हुए मालिक हो गए। तो कदे कोई नहीं बेच सकता उस इंस्टीट्यूट ने, ठीक? मारा उसमें कुछ नहीं, मतलब मेरा उसमें कुछ नहीं होगा। ना मैं उसमें कदे कोई पद लूं, ना मैं उसमें कदे कोई पैसा लूं, ना मैं उसका कोई लेना देना, ना मेरी तनख्वाह, ना मेरी नौकरी। पर्पज है बीज बचाने का, और यो होगा समाज तय। इसलिए नहीं है कि आज हम 14,000 बालक नहीं कर सकते, इतना जुगाड़ है अपने पे। 14,000 बालक बहुत आसान है हमारे लिए करना, लेकिन गांव में विचार कौन जावे भाई? बदलाव के लिए गांव तैयार कौन हो? गांव का भड़क लागनी चाहिए ना कि इस स्कूल में मेरा बालक क्या था। नहीं भाई इसे स्कूल की ब्रांच गांव में खोल लो तुम, इसे स्कूल की ब्रांच गांव में खोल लो तुम। भाई जब गांव में तो 100 बालक एप्लीकेशन में आओगे, उनमें तो 2 लेवांगे, और 2 भी वह लेवांगे जिनने गांव राम ने कम में कवा है। हम बढ़िया बालक नहीं लेवा। हमारे इंस्टीट्यूट की खासियत क्या है? बड़े इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, ये आते हुए बता रहे थे कि वो भाई गौरव है, उसका भतीजा पतंजलि में पढ़ा है, तो वहां क्या करते हैं, वो टॉपर को लेते हैं कि जिसके 80% तो ऊपर नंबर हैं, उसकी 80% फीस माफ है, जिसके 90% हैं उसकी 90% फीस माफ है, और उनका एडमिशन होगा जो टॉप पर हैं, जो पेपर देकर पास करें। आप उसमें लेंगे जो उनसे पेपर देकर फेल हो हैं, जो सब तक निचले हैं। यानी जिनके माँ बाप सब तक गणी कमी बतावेंगे वो बालक चाहिए हमने। जो समाज ने न्यू कहा है ना कि ये तो भाई 80 बालक का में तो जो सब तक निचले लेवल पे है, सब तक कम जगह उसके लिए है ना। समाज में आपने जो जगह बना रखी वह टॉपर खातिर बना रखी, निचले खातिर तो कोई जगह नहीं, वो मारते दे दो। जिन्हें आपको, जिन्हें समाज का वह नकम्मा, वो नकम्मे नहीं है असल में ही रेवाई हैं समाज के। वो बेरा को नहीं समाज ने। मैं ये बात समाज से एक बात पर दिखाना चाहूँ। 12 साल रहा करता ना गुरुकुल में बालक, 12 साल या 15 साल की तपस्या अपनी जो आज चालू करांगे आप गुरुकुल में। क्योंकि ये जो पहला लौट लिकड़ेगा ना, यो बतावेगा कि अपन के प्राप्त करा। कदे न सोचते हो कि या खोलना था काम चल जाएगा। क्यों जी? ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, कल्चर पूरा का पूरा। और गांव राम की मदद के बिना, पूरे समाज की मदद के बिना संभव नहीं है। और समाज के चंद हिस्सा मदद के लिए नहीं चाहिए, अपन समाज में या वेव या आवाज उठानी पड़ेगी या लहर बनानी पड़ेगी। इस तरफ सोचने वालों की लहर, इस एंगल से सोचने वालों की लहर बनानी पड़ेगी। वह लहर बनेगी लगातार बात करने से, और लगातार बात होगी समझ आने से। भाई जब किसी भाई ने 3 साल पहले की वीडियो देखी हो, तो जो मैं 3 साल पहले बोल रहा था, 4 साल पहले, या जो जिसने चैनल उड़ने से पहले की भी देख रखी हो, वो जो मैं बोल रहा था कि ऐसा होगा, वो ऐसा अब हो रहा है कि नहीं हो रहा? या अपार आईडी तो 2 साल पहले बोली थी, उस टाइम तो किसी ने बेरा भी कौन था कि हो अपार आईडी। अपन सिर्फ जेएसएम वाला ने पता था कि अपार आईडी नाम की कोई चीज आवेगी, वह हमने कद बोल दी थी।
और इन्हों कहा था बचा लियो, लेकिन इन्हें पूरी तैयारी करके एकदम सारे कहना एकदम तो चालू कर दिया, सब जगह प्रेशर ही मार दो रहे सारे, सब जगह लड़ने वाले लोग कम, ये सब जगह पैरेलल करते हैं, तो आपने भी सब जगह पैरेलल लड़ना पड़ेगा ना। सब जगह पैरेलल लड़ने के लिए सब जगह हमारे मानस होने चाहिए, सब जगह हमारे मानस है नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि इस फाइट को बड़े लेवल पर पूरे भारत को बचाने के लिए अगर लड़ना है, तो कम से कम एक स्टेट को जो दिल्ली के नजदीक है, जो इसमें हरियाणा बिल्कुल फिट बैठा है, दिल्ली के 3 कैनो है, 3 तरफ हरियाणा है, कम से कम एक स्टेट को तो एक बार उठना पड़ेगा जिससे वेव बने एकदम। फिर तो उसके बाद आपकी टेंशन नहीं है, फिर तो क्योंकि रिटर्न मटेरियल इतना हो जाएगा अपने पास जिससे अगली पीढ़ी को दिशा मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा, और एक से एक योद्धा तैयार होते हैं, समाज में पैदा होते हैं, हम फिर अपना काम चालू कर देंगे। और ये काम लोगों ने कर रखा भाई, मैं आपको पहले बताऊं, बीज पे काम करते हुए किसी किसी व्यक्ति को 15-15 साल हो गए, अपना जीवन गड़ा दिया उनने, हैं। गर्भ संस्कार पर काम करते हुए अरसा हो गया उनको, किसी ने नेचुरल कलर बचाने पर अरसा हो गया, किसी ने लाकड़ी का काम बचाने पर अरसा हो गया, किसी ने जंगल बचाने पर अरसा हो गया, किसी ने मतलब बच्चे नेचुरल प्राकृतिक तरीके से पैदा करने मतलब उस तरीके का अरसा हो गया भाई, हैं, नॉर्मल डिलीवरी कराते हुए। जिंदगियों में अपने अपने 10-10, 15-15 साल लोगों ने गड़ा रखे हैं ऑलरेडी, सब कुछ व्यवस्था परमात्मा ने करवा रखी है अपने लोगों से, बस में सारे के सारे नॉलेज वो ले आना है, नॉलेज। समझे नहीं बात आप? पॉइंट समझ रहे अपना मकसद? अब इस मकसद के लिए आप सोच के देखो कि बिना विचार का प्रसार प्रचार किए पॉसिबल है, संभव है? बिना विचार के प्रचार के संभव नहीं है। इसीलिए यह सोचा कि जो जनता सरकार मोर्चा के एक्टिव साथी हैं, यदि इनके बच्चा की जिम्मेदारी आप ले लिया, फिर तो प्रचार आसान संभव हो जाएगा। क्यों जी? फिर तो योद्धे जुट जाएंगे काम पे, जिस काम खातर तमी लाग रहे थे वो काम हम कर देंगे, तारी जो खानदानी जमीन है, जो खानदानी प्रॉपर्टी है, वह अपनी रखो, जी बच्चा बड़ा होगा उसके नाम हो जाएगी। पर ईबीओ आ गया, इसकी शिक्षा दीक्षा रोजगार की गारंटी स्कूल की होगी, मारी होगी, बात खत्म, तारा काम खत्म, मौज करो एकदम, समाज के लिए सेट करके हम देवांगे। इब तो समाज में लाग जो भाई, नु कहा हम तो बड़का खातर कर रहे, बड़का खातर तुमने कुछ नहीं करना रहे, तारे बड़का खातर हम करके देंगे तुमने। इब ही जो कर रहे हो उसमें रिजल्ट 0 आने लग रहा है, 0। आज जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो ना, सब के सब पूरे समाज की बात कर रहा हूं, उसका रिजल्ट 0 है, लगभग 0। 99.99% फेलियर बच्चा है आज के टाइम पे। अगर 99.9 से ऊपर प्रतिशत बच्चा फेल का है तो फिर रिजल्ट 0 के बराबर है। हर एक बच्चे के अंदर निराशा, हर माँ बाप के अंदर निराशा है आज के टाइम पे, हालात इतने बुरे हो चुके हैं। उस निराशा को उम्मीद में बदलने का काम आप लोग करोगे, और इसके लिए एक ही रास्ता है कि ये हवा गांव के हर कोने तक जानी चाहिए। भाई बिना बातचीत किए कोई आदमी किसी के साथ नहीं लगता, बातचीत करने से भी कोई नहीं लगता। बात समझ में आए थे थोड़ा बहुत डिगना स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे साथी आज घर तक पहली बार उठ कर आए हैं। कितने साथी हैं पहली बार उठ कर आए? हाथ खड़ा करियो। तो फर्स्ट टाइम आए हैं किसी भी मीटिंग में, ये देखो कितने सारे साथी हैं। आने के बाद का कनेक्शन और जो ऑनलाइन कनेक्शन था सेम है, अलग है भाई, अलग फील हो गए ना। पुराने साथियों को हमने बोल दिया था, पुराने साथियों को मखा भाई तुम मत आना, क्योंकि पुराने साथियों में तो ये हॉल में बैठने की जगह भी नहीं मिलती। हमने कह दिया था मखा तुम भी, जो लोग पहले से मालूम है, जिनने अपना रोज के रोज आने लग रहे हैं, उनको आने से ही मना कर दिया था कि तुमने नहीं आना है, नए साथियों से बात करना है, पर्पज है जितने भी आओगे। और इसीलिए डलवाए थे कम, कि कम में जाना चाहिए, कॉल नहीं करनी है किसी के पास भी, बतानी नहीं है, क्योंकि
यहाँ फिर हमारे पास, मैंने तो फिर वो पहलवान का फोन आया, बोला जी वो बाहर तो या गाड़ पाट रही है, और मैं तो प्लान ही होता कि जैसे ओपन कर दी कॉल तो फिर वो ऑल एरिया सारी जगह हमने रहनी थी, प्लान ही होता कि गाड़ियाँ सारी वहाँ खड़ी हो जाएगी। फिर बोला जी जगह कम पड़ेगी, मगर फिर रोक लो, फिर बेस सारा ने थोड़ा नहीं बनाओ, 50-60-100 जने, 50-100 आ जाओ बहुत है, ज़्यादा नहीं बुलाए। देखो आज अपने पास लगभग 20 दिन तो पक्के हैं अपने कार्यक्रम, 24 नवंबर के कार्यक्रम के 20 दिन तो होंगे ना अपने पास। मैं तो 20 तो कम से कम है, मतलब रिश्तेदारी में जाना पड़ जाए, कोई और काम करना पड़ जाए, कति कुछ ना करो उन, मतलब जिसमें आप थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 घंटा लास्ट को, वैसे 20 दिन तो हैं आपके पास, है ना। अगर आप 20 दिन में मात्र 5 लोगों को तैयार करते हो, 5 जोड़े दिन में सिर्फ, मुश्किल है ये काम, 5 आदमी तैयार करना। देखो पर्पज क्या है, बालक पर्पज है। हम सरकार के खिलाफत नहीं कर रहे, हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे, हम कोई धरना नहीं दे रहे, हम लठ खाने का काम नहीं कर रहे, हम गाली खाने का काम नहीं, हम पेरेंटिंग पर बात कर रहे, हम बच्चों की शिक्षा पे, रोजगार पे, प्रॉब्लम्स पे, समस्याओं पे चर्चा कर रहे। इस मुद्दे पर तो कोई नाटने का मतलब ही नहीं है। हाँ कतिये गधा को मूर्ख बैठा हो तो बेशक बात टाल दे, वो अदरवाइज टालने का कोई लॉजिक नहीं है। ये इतना गजब का मुद्दा है कि समाज के हर आदमी को आपसे जोड़ने को एकदम तैयार पड़ा। अगर आपने रोज के 5 आदमी जोड़ दिए तो 20 दिन के 100 मानस हो गए। 100 मानस का मतलब हो गया 100 जोड़े, क्योंकि पति पत्नी को बुलाना है, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपका बात समझ में आ जाएगी ना, जिस दिन आप में से किसी ने एजुकेशन की ट्रेनिंग करी है, हाथ खड़ा करियो। जिसकी पत्नी ने ना करी हो वह कौन कौन है? जिनकी पत्नी ने ना करी, जिस एंगल पर आप बोलोगे ना उसके कति नहीं समझ में आवा। क्यों विकास भाई? मतलब आप कुछ और का हुआ उतनी होया कर बोला। मतलब आइडिया ये है कि जब पूरी बात समझ में आ जाएगी तब की सोच में और बात समझ में ना आने में, मतलब कतिये ना बेरा हो, उसमें बड़ा अंतर है। यानी कि यदि आप आज से चालू कर दो कि भाई अपना टारगेट जोड़े हैं, अब कौन से जोड़े उसके, देखो आपका बच्चा जिसके साथ रहता है उन बच्चा पर तो काम करना आपकी मजबूरी है। क्यों जी? आपका बच्चा जिस स्कूल में जिनके साथ बैठता है, आपका बच्चा पड़ोस में जिनके साथ रहता है, और फिर बुआ का, फूफा का, मामा का, बाण का, भतीजे का, भाई का, यानी कि रिश्तेदारी में है, उनके गिल भी तो आना जाना रहा है। यानी कि जिनके बच्चों के साथ आपके बच्चे का टच है, ऐसे 10 परिवार तो आपकी मजबूरी है ठीक करना। क्योंकि वह ठीक नहीं होता आपका बच्चा, मतलब वो तो न्यू हो जाएगा ना, आप तो उन्हें सुधारने पर लगे रहो, बाहर लिकट दे उन्हें वही चीज मिल जाए। और फिर मैंने आपको बता दिया अपोजिट अट्रैक्ट करता है, जो चीज आपने बताई नहीं थी वह फिर अट्रैक्ट करेगी उसने। बंधन में लगा कर रखोगे तो बंधन में नहीं लगाना, कल्चर ही वो डेवलप कर देंगे, अपन को रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कल्चर था कि हम सिनेमा को नहीं देखेंगे। देखो ध्यान से समझना, हमारे समाज में कल्चर था ये। अगर आपका याद हो, बच्चा चला रहेगा ये कोई वीडियो, यो कल्चर था कि हम सिनेमा नहीं देखेंगे, फिल्म आप देखा नहीं करा थे। जिस परिवार में कोई मानस शहर में फिल्म देख आया करता ना, लुक के देख आया करता हो, है नहीं, और न्यू कोशिश करा करता किसी ने पता नहीं लगना चाहिए, करा करते ना आप यह बात। अब आप सोचो छुप के देखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो कल्चर का हिस्सा नहीं था। और फिर उसने सुनाया कर दे, अरे ये तो फिल्म देखने जा कर रहे हैं। और जब पति पत्नी चले जावे फिर तो कहा कर दे इनका तो नाश हो लिया। ईब समझ में आवे क्या, 40 साल पहले मैं बुजुर्ग ने कहा कर दे जुड़ जावे इनका नाश हो लिया। ईब उन्हें का नाश हो रहा है, उन्हें घरा का,
जिनके पति पत्नी बालक तीनों देखण जावे उनका तो कतिये नाश हो रहा। होया पड़ा कि नहीं होया पड़ा? कति मलिया मेट होया पड़ा। इतना बड़ा खेल उस टाइम पे समझ में कौन आया कि हमारे बुजुर्ग इसको कल्चर में शामिल कर लेते, लेकिन यहीं बराबर में मुसलमानों ने इसको अपने धर्म में शामिल कर लिया, सिनेमा हराम कर लिया। मेरे तो जज ने बोली सिनेमा जाओ पति पत्नी। हाँ फैसले में बोला पति पत्नी सिनेमा जाओ। मतलब मुसलमानों के एरिया में उनके धर्म में सिनेमा को हराम कर लिया, तो उन्होंने नहीं देखा। बीज बचाना था, औरत बचानी थी, इसलिए औरत को बाकी समाज से काटने का काम उन्होंने कर लिया। अब वो बंधन नहीं है उनका, उनको उस बड़े गेम का पता है। सबसे ज्यादा अगर कोई बचा है वैक्सीन से तो या तो सिख बचे हैं, सिख तो बल्कि कम बचे, गुरुद्वारा में भी वैक्सीन के कैंप लगा दिए थे, या फिर मुसलमान बचे धार्मिक आधार पर। ये बताओ भाई, बीज उनका बचेगा कि हमारा बचेगा? तो वह ज्यादा बढ़ेंगे कि हम ज्यादा बढ़ेंगे? तो हिंदू हृदय सम्राट ने हमारा नाश करया। जब हमारे बच्चे नपुंसक और बांझ होते रहेंगे, ऑब्वियसली हम कम हो जाएंगे, वो कबीला बच जाएगा। ये तो नेचुरल है, ये तो कराया जा रहा है। इसका मतलब तो योजनाबद्ध कराया जा रहा है। उन्हें पता ना, मोदी ने के पता नहीं था कि ये होगा, उन्हें तो जान के कराया कि इनका बीज नाश करो। और जुड़ से रुक के मारा करते मोदी मोदी। उनके घर की गोभी खुद ही पड़ी, नहीं पड़ी हो तो देख लो। इब उनका इलाज करानिया कोई नहीं मिल रहा उनने। इब वह तो समझ में आ गया, उनने तो किन्हें नाश कराया, इब उन्हें नए तैयार कर दिए। जो नौजवान बच्चे जिनका लॉकडाउन में 12वीं पास हुई ना, जिनकी लॉकडाउन में ग्रेजुएशन हुई, वह सारे भगत हैं, सारे मतलब बिना दिमाग के हैं वह सारे। पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने लग रहे हैं। आप इस सिस्टम को नहीं, आप इस गहराई में नहीं जाके देखोगे ना, तो यह आंच आपके बच्चों तक आएगी ही आएगी, आप रोक ही नहीं सकते इसको। इसलिए इसके ऊपर काम चालू करना पड़ेगा। एक बाल्टी मारो इस आग पे, 2 मारो, ट्रक मारो, जो जिस पे जो कुछ है ना, इस आग ने बजान पे लाग जो। रास्ता नहीं है। और मैं आपने फिर वही बात कहूं हूं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होएगा, बशर्ते कि आप इस पे प्रयास को मल्टीप्लाई ना करते रहो। मैंने कहूं आप भूखे आ जाएंगे, उड़ता है मानस ज्यादा हो गए नहीं, रोटी खत्म होगी, भूखे आना मंजूर है। व्यवस्था ना हुई, मानस ज्यादा हो गए, बैठने जगह ना मिली, वह चलेगा। लेकिन एक बार इतनी वेव उठा दो कि इस मुद्दे पर लोग बोल रहे हैं, अगर वहां हमारे पास बैठने की जगह कम बचगी ना तालकटोरा स्टेडियम में, तो फिर आपके हर जिले में सेमिनार ही सेमिनार होंगे, वेव चल पड़ेगी। फिर क्यों? फिर हर संडे हर जिले में सेमिनार हो जाया करेंगे। इस संडे तैयारी करो, इस जिले वाले लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे आपके साथ। फिर अपार आईडी का कोई सौदा को नहीं। मानो एक बात सोचो आप, अपा गुरुकुल के लिए हर गांव से 2 बच्चे लेने की प्लान कर रहे हैं, हर गांव में टीम भेजेंगे, हर गांव में 11 आदमियों की कमेटी बन जाएगी। 11 आदमियों की कमेटी बनने के बाद आपको वैक्सीनेशन का विरोध करना है, तो आपने धरना देने की जरूरत है। वह 11 आदमी कह देंगे बात खत्म, वह 11 आदमी कह देंगे अपार आईडी खत्म, वह 11 आदमी कह देंगे तो सरकारी तंत्र, अरे मास्टर नहीं बढ़न देवा गांव में भाई, सरकारी तंत्र गांव में तो काट दो, बात खत्म, सरकार का कंट्रोल जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई पुलिस चौकी, कोई थाना, कोई मारो कुआड़ी सौरा, अपनी व्यवस्था ले आवांगे हम अपनी। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जमा आप न्यू मत सोचियो कि यो कोई खेल आपा कोई स्कूल खोलने खातर चल रहा, पूरी व्यवस्था ने बदलेगा यो, सोच बदलेगा यो। क्योंकि तुम्हारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, अगले 15 साल हमने अपने जीवन के लगा दिए तुम्हारे बच्चों को देने में, तो तुम समाज को बदलने पे लगा लो। तब तक तुम्हारे 14,000 बच्चे अंदर बैठे हैं, तो तुम 28,000 माँ बाप बाहर बैठ के नहीं समाज को सुधार सकते क्या? क्यों जी भाई? अगर हम तुम्हारे बच्चों को सुधारेंगे तो तुम समाज को सुधार लो, बाहर अंदर से हम सुधारें, बाहर से तुम सुधारो। बात करेंगे, हर हफ्ते सत्संग करेंगे, हर हफ्ते सत्संग किया करेंगे कि बताओ समस्याएं, बताओ गांव गांव की, इसका समाधान हो, इसका समाधान, इसका समाधान। गांव मिल जाओ तो समाज समस्या क्या है? कुछ भी नहीं है यार। समस्या तब तक समस्या है जब तक आपने अपनी समस्या को किसी और के भरोसे छोड़ा हुआ है। यो काम सब तक नुकसान करा इन कम्युनिस्टा ने।
हर चीज को सरकार के भरोसे है, सरकार करेगी, सरकार करेगी, नाश मार दिया। सरकार क्यों करेगी? सरकार को तो बाजार कंट्रोल करता है। बाजार क्यों करेगा आपका भला भाई? बाजार को तो प्रॉफिट चाहिए, बाजार को तो पैसा चाहिए। सरकार कभी नहीं करेगी आपका फायदा, कभी भी नहीं करेगी। सरकार केवल वो काम करेगी जिसमें आपको कंट्रोल किया जाए, जिसमें आपको काबू किया जाए, सिर्फ वो काम करेगी, दूसरा कोई काम नहीं करेगी सरकार। तो बाजार के भरोसे आप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। शिक्षा मां बाप का विषय नहीं है, शिक्षा सरकार का विषय नहीं है, शिक्षा समाज का विषय है। और समाज को शामिल होना पड़ेगा उसके अंदर, समाज को एक्टिवली उसके अंदर बैठना पड़ेगा, समाज को उसके अंदर मतलब अपना भागीदारी देनी पड़ेगी। आपको ये बच्चा चाहिए, आपको नशेड़ी बच्चा चाहिए, नहीं चाहिए तो कैसे रुके उस पर चर्चा करेंगे। आपको बलात्कारी बच्चा चाहिए समाज में, नहीं चाहिए तो है ना, लेकिन उस सोच को कैसे रोकेंगे, इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। ये चर्चा मेरे 10-20 लोगों से नहीं करनी पड़ेगी। 10-20 लोग बैठ के धरना देंगे, सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे, सड़क रोकेंगे। अपने वाला आंदोलन सड़क रोकने का खूनी आंदोलन नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जनता सरकार मोर्चा का व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन ये नहीं होगा कि चलो दिल्ली की ओर कूच करो और वो करांगे ना। अगर आप बैठे बैठे मार देंगे ताड़ा संसद के ऊपर। संसद का आदेश कहां से चलता है भाई? सरकारी कर्मचारी तो चल ना, गांव मारेगा दड़ाक सरकारी कर्मचारी आ गए, भाग यहां से, निकलो यहां से, जरूरत नहीं थारी, हम अपने संभाल लांगे, अपनी टंकी आपको देख लांगे, अपना जंगल आपको देख लांगे, हम अपना स्कूल अपने आप देख लांगे, हमारे गांव में है पढ़ा लिखे बालक, हम अपना अस्पताल देख लांगे, हमारे पे वैद बतेरे पड़े हैं, एक से एक जानकार वैद है, नहीं जरूरत है। ये बालक जो नौकर लाग रहे हैं ना, जो बतेरे बेरोजगार MBBS करे हुए, आ जाओ भाई, फ्री सेवा देनी हो तो आ जाओ, नहीं तो भागो यहां से। पैसा शामिल, जब स्वास्थ्य के अंदर पैसा शामिल हो जाएगा तो अमीर आदमी ही करेगा सिर्फ। भाई तुम्हारे बड़कन ठीक रख, तेरे बड़का की पढ़ाई लिखाई तेरा खर्चा हम देखेंगे, बात खत्म। तो ना कोठी बनाकर, मकान बनाकर 10-10 मंजिला अस्पताल बनाने का क्या लॉजिक है? 1 करोड़ रुपया तो आप डिग्री के ऊपर खर्च कर आओगे, 1 करोड़ रुपया खर्च करके फिर आप जो है ना, फिर 8-10 करोड़ रुपए का आप अस्पताल के ऊपर लोन लेओगे और फिर हर आने वाले आदमी को काटोगे। जाकर के पता करो कोई अस्पताल में, अगर आपका जानकार हो तो वो कहेगा यार क्या जरूरत थी। वो जसप्रीत कहाँ है, अपने साथ थी, मेरे साथ में था, जसप्रीत बता रहा था। अब डॉक्टर है, वो वैद्य जी हैं, तो डॉक्टरों के साथ उठना बैठना रहता है, तो बताने लग रहा था कि मैं डॉक्टर के पास बैठा हूं, वो डॉक्टर को मैंने बोला कि क्या जरूरत थी इसकी ऑपरेशन करने की, तो चल जाता, 2 दिन वेट हो जाती, तो उसके बाद अपने आप नॉर्मल ठीक होना शुरू हो जाता। बोला हमारे ऊपर से प्रेशर है कि इतने ऑपरेशन तो दिन में करने हैं, चाहे कोई आओ, काटना ही काटना। कोई आप देखो, कोरोना के लॉकडाउन के दौरान 90% डिलीवरी जो है नॉर्मल हुई, क्यों करोगी भाई? और इस टाइम पे 90% जो है काटन लग रही है मैं अस्पताल में, और कटन लग रहे आप, क्योंकि उनकी एक डायलॉग है, देखिए जिन के बालका का अगर डिलीवरी हुई होगी, के कहेंगे वो उसकी गर्भ नाड़ जो है गले में फंस गई है, बालक उल्टा हो गया है, उसके मुंह में लैटरिंग आ गई है, ये 4 लाइन बोल रहे हैं, उल्टा हो गया। हम माँ बाप सोचे ये भाई डॉक्टर जी जो बनता हो जी करो जी, यो है ना। ऐसे राक्षसों के भरोसे आपने अपने बच्चे छोड़े हुए हैं। बाजार आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। करना पड़ेगा समाज को। समाज जब करेगा जब समाज शामिल होगा, शामिल तब होगा जब समाज ने पता होगा। समाज ने पता ही को नहीं कि जनता सरकार मोर्चा कुछ बढ़िया काम भी करने जा रहा है। वो तो नहीं सोचेंगे तो मोदी ने गाली देने वाला मानस है, तो वो तो नहीं सोचेंगे तो सिर्फ बकवास करनी है मानस है, जो से पता नहीं कदे बिल गेट ने गाल देवे, कदे फलाने ने कदे धिमकाने ने, कदे कर्ज मुक्ति फलाना ढिमकाना। ये नहीं सोचा कि इसे ही काम करनी है मानस है। आज एक मौका आपके पास है जब आप पूरे के पूरे देश ने बता सका कि भाई जनता सरकार मोर्चा इस विजन पे काम कर रहा है। समझे कि नहीं? क्यों जरूरी है ये सेमिनार, और क्यों इस सेमिनार की सफलता जरूरी है? अपनी टीम के बहुत खास आदमी ने फोन करके ये बोला अपनी टीम के आदमी को कि तने जाना नहीं है, क्योंकि सेमिनार देवेंद्र बुला रहा है। ये वो न्यू है जो कर कांग्रेस में किसी ने टिकट मिल गई, कांग्रेसी बाकी के सारी उन्हें राण पलाग जाए। समझ गए नहीं बात आप? आयुष प्रधान जी नमस्कार भाई, एक बार जोरदार तालियां स्वागत करेंगे प्रधान जी का। सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी,
हमारे बीच में है, आइए जाइए प्रधान जी, बैठो बैठो, आओ जाओ, बैठो बैठो। अब एक सिंपल सा फंडा क्या है, अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझाने लगोगे सारे बोले हो जाए। क्यों हो जाएंगे? नहीं हो जाए? न्यू नहीं समझ मानता कि के सौदा चल रहा है, के खेल चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट समझने की आदत नहीं है। टुकड़ों में समझाओ तो पूरा समझ में नहीं आवे, 3 दिन ना बैठो इतना इतना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, और फिर न्यू सोचेंगे कि ये तो बड़ा लंबा रास्ता है, बड़ी लंबी लड़ाई है, पॉसिबल नहीं होगी। इसीलिए ये प्लान किया है अपन ने, जो 24 नवंबर वाला है। कल कितने मीटिंग में थे ऑनलाइन? परसों आप तो कर लो, 500 के करीब थे, 490 493 थे। कल 525 थे। चलो अपन ने जब बोला तो उस टाइम लगभग 500 मान के चलते हैं आप, 525 का स्क्रीनशॉट, चल कोई नहीं 500 मान लेते हैं आप। हम 500 मान लें। आज शाम को कितने हो जाएंगे? आज 2500 मानस हो जाएंगे, 2000 के करीब तो हो जाएंगे आज। मतलब आज शाम को 2000 के करीब मानस अगर अपने कनेक्ट होंगे तो फिर कितना की मुश्किल है 5000 मानस है। 2000 जो कनेक्ट होंगे वो अपनी अपनी घराड़ी नहीं लिया होंगे जी, 5000 हो जाएंगे। क्यों? कुछ भी नहीं है, कुछ बड़ा खेल नहीं है। बड़ा खेल क्या है? जिस पर्पज के लिए अपन ने शुरू करा, 525 लोग थे, जिस पर्पज के लिए खेल शुरू किया, जिसके लिए गेम किया, 7000 गांव हैं पूरे हरियाणा के अंदर। 7000 के 7000 गांव में जब तक 11 मेंबरीय कमेटी नहीं बन जाती तब तक ये चलता रहेगा प्रोसेस। वह 11 मेंबरीय कमेटी में भी एक भी मानस ऐसा नहीं होगा जिसका सिर्फ फोन नंबर लिखा और मानस लिखा हो। कम से कम 3 से 4 महीने के काम के बाद उसका नाम लिखा जाएगा। आप लोगों को जिम्मेदारी तो नहीं दी ना मैंने? मतलब 3 साल से किसी को एक इवेंट में जिम्मेदारी मिल रही है, किसी को एक इवेंट में मिल रही है और आपको इसलिए बुलाया गया था कि सारे लोगों को बुला लेते तो जगह नहीं बचनी थी। अब आप लोग यो देखो कि आप जब जिम्मेदारी लेओगे और उस जिम्मेदारी को जब आप देखो, अपना यह है कि आदमी ने कह दिया वो करे है कि नहीं करे है। आदमी ने जिम्मेदारी ले ली, वो उसको कितने % तक ठीक कर रहा है, इसके बाद ही अगली जिम्मेदारी देवांगे ना आप, या उन्हें खाम खाई किसी का भी नाम लिख देंगे। क्योंकि यह लड़ाई दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के साथ है। इसको आप लाइटली उखाम खाई जिंदाबाद मुर्दाबाद में नहीं लड़ सकते। ये क्या करते हैं, आप एक लड़ाई लड़ोगे, घर तक उल्टे आओगे, इतना दूसरा फरमान आ जाएगा, फिर घर तक आओगे, फिर तीसरा आ जाएगा, तो सारी उम्र सड़क पर बैठे रहोगे क्या? सारी उम्र सड़क पर काटनी है क्या? बताओ। पक्का इलाज बांधना है ना, एक के बार में, एक ही बार में बांधांगे बस, बढ़िया एक ही ऐलान होगा। 24 जनवरी वाला कार्यक्रम की तैयारी है। आप सोचो, हर गांव के अंदर पहुंचने के लिए अपने को कितना टाइम चाहिए? अपने पास वॉलंटियर कितने हैं निकलने वाले? 500 वॉलंटियर हैं भाई? गौरव है अपने पास 500 वॉलंटियर हैं जो निकल जाएंगे। 700 गांव में निकलने के लिए कितने दिन चाहिए? 700 को 500 से डिवाइड कर, 14 दिन। 14 दिन चाहिए, सिर्फ 14 दिन। 7000 गांवों को 500 से डिवाइड करोगे, 14 दिन चाहिए हैं। आप 100 वॉलंटियर्स लेवांगे 500 में से। 100 वॉलंटियर्स अगर अभी निकलते हैं, मतलब इस प्रोग्राम के बाद, 24 नवंबर वाले कार्यक्रम के बाद अगर 100 वॉलंटियर्स निकलते हैं और डेली 2 गांव करते हैं तो 7000 गांव में निकलने में 35 दिन लगेंगे सिर्फ। और ये जो 500 बता रहा हूं ना, ये सारे ट्रेंड हैं। 38-39 ट्रेनिंग हो चुकी है और किसी भी ट्रेनिंग में 150 से कम नंबर नहीं आया है। अगर 38-39 का काम लेके चले तो 5000 से ऊपर लोगों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं।
5,000 से ऊपर लोगों की ट्रेनिंग में से 500 आदमी अपने फुल ट्रेंड हैं, उनमें तो 100 बिल्कुल घोड़े जैसे हैं। जो कदे बिगड़ जो करो सुरेंद्र था उधर एमएलए की क्या खाट ने खड़ी करी थी, मतलब जंड मंगोली वाला थारा एमएलए कौन सा है, कौन सी है विधानसभा है, पटियाला जिले में। मतलब आसपास के सारे गांव की खाट खड़ी होगी, एक एक आदमी सा अपना जोठा जोठा जावा है, सिंपली अपने को जरूरत नहीं पड़ती। अपन देखा होगा किसी जिले में, मैं तो नहीं जानता ना, वहां देखिए वहां कड़े हैं यो अशोकर कड़े गए, कड़ा था अशोक दिखा तो था, और वह मरे बटे फाइनल साड़ा पे था, वो गाड़ी ले गए थे, पीछे भी ले गए उल्टे, 1.25 लाख रुपए ले गए उल्टे, मैनेजर पे पीछे ले आए उल्टे, गाड़ी तो ले आए उल्टे उस पे पीछे लाएगी। ये जो टाइम खराब हो यार उनसे किस्त है, किस्त तो ही देगा अगली, और वो अपने पास रखी 2.5 किस्त। ट्रैक्टर की थी गाड़ी की थी, ट्रक की। अच्छा अवैध मेरी कौन था मतलब आप सोचो ये जो मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, इसमें किसी लीडर की जरूरत को नहीं आ पाना है, सिर्फ समझ इनकी के है, इनके समझ में इनके पता लग गया कि ये टेक्निकल पॉइंट है, यहां पुलिस फंसे, याडे एसडीएम फंसे, याडे डीसी फंसे, याडे बैंक मैनेजर फंसे, बस वो पता होना चाहिए आप लोगों को, खेल खत्म। उस पे नहीं टाइम लांदे अपने मानस, सबसे बड़ी गलती है यार। क्योंकि आप किस पे लावा कि भाई देवेंद्र बुलारा ने रुक्का मार दिया, पाछा पाछा चाल पड़ेंगे। देवेंद्र तो एक दिन टूट जाएगा भाई, उसको लगने लगेगा कि यार वो कितने दिन किल की मारांगे, अपन मार दे ना, आप मार दे किल की ना, आप लीडरशिप अपन तो क्या करांगे, जड़ा गोली खानी ओड़ा बता दियो पहले हम खा लेंगे, रोज रोज के ड्रामे आप नहीं करांगे। तो आपने क्या करना है, अपने आप को मजबूत करना, मजबूत करने के 2 ही रास्ते, समझ डेवलप करनी और मानस बधाने, वह अपने बधाने लाग रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर छोड़ो, पूरे इंडिया के अंदर मैं आपने बताऊं हूं, अवेकन इंडिया मूवमेंट का ला लो भाई, चाहे और कौन सा संगठन है जो सा लड़ा था इस मुद्दे पे, कोई ये नहीं था भाई, इसके अलावा तो नहीं कोई था। या फिर आप उन्हें लगा लो आजादी बचाओ आंदोलन के जितने सारे साथी हैं पुराने टाइम के आंदोलन के, जेपी आंदोलन वाले ला लो, सारे के सारे ऑलरेडी आ लिए, मतलब अपना दौरा है। वह कहे भाई जेएसएम के अलावा या लड़ाई ने कोई कौन लड़ सकता, कोई भी नहीं लड़ सकता, सिंपल फंडा है। क्योंकि इतना लंबा कोई भी नहीं चला है। हमेशा क्या होता है, संगठन बनते हैं, बनने के बाद में उनके अंदर टूटत आवा है और फिर थोड़े से चंद लोग हो जाए। एक अकेला संगठन है जो डे बाय डे सिर्फ बढ़ रहा है, घटे नहीं है, यो है कि नहीं, यो हो रहा होगा। हमने रोकना पड़ता है मीटिंगों में, भाई तम ना आइयो रहे, थारे खातर बैठने जगह नहीं है हम भाई, क्योंकि आज भी तो नहीं गए ना ग्रुप, किसी के पास मैसेज नहीं गए हैं। हाँ अब आप लोग सिर्फ इतना दे ये दियो, अब आप लोग ये देखो कि 24 नवंबर के कार्यक्रम के बाद जो नींव रखी जाएगी वो उस विजन की रखी जाएगी जिसका चर्चा आप कर रहे थे। वो किस विषय पे है, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। अगर गांव को यह समझा दिया जाए, सिर्फ एक गांव को, मैं पूरी कैलकुलेशन दूंगा आपको, पूरी कैलकुलेशन, कितने आप ही कैलकुलेट कर लियो, बल्कि मैं बताऊंगा ही नहीं, आप लोगों ने, मैं आइडिया देता हूं और आप अपने गांव में जाकर ना ट्राई करियो। उन्हें वीर सिंह ने काम चालू कर दिया इसके ऊपर, है ना भाई, गांव में ट्राई कर लिया, इन्हें बता दिया। तारे गांव का कितना आया आंकड़ा टोटल, कितने घर का, 300 घरों का आंकड़ा आया है, 10 लाख रुपए पर मंथ। मतलब सिर्फ एजुकेशन का है ये, सिर्फ फीस का, वर्दी का, बस्ते का और ट्यूशन का और मोटरसाइकिल पे जो छोड़ काम है, कार में छोड़ काम है, ट्रांसपोर्ट पे, वो नहीं आ रहा है। 300 साढ़े 300 का आंकड़ा है ये। मतलब जिस दिन आप गांव को समझाओगे ना, गांव के टक से समझ में आओगा। अगर गांव के किसान को आपने ये बता दिया ना कि पूरे गांव के हिस्से में इतना जमीन है, तुम अनाज तो बोल लेते हो, गेहूं तो बोल लेते हो, सारे के सारे, फिर सारे अपने गेहूं न ठा के मंडी में लाइन में फिर उड़ा हाथ जोड़ो उनके आगे कि हमारे गेहूं खरीद लो, हमारे जीरी खरीद लो, हमारी सब्जी खरीद लो।
टमाटर तो बिकेगा, किसान का तो बिकेगा 5 रुपए किलो, और जब लेना होगा तो उन्हें आजकल मिल रहा, कह रहा मिल रहा आजकल टमाटर 100 रुपए किलो। उसी किसान ने 5 किलो टमाटर बेचा तो मिले 500 रुपये, उन्हें 500 रुपया में आजकल मिल रहा 5 किलो। मतलब 100 किलो टमाटर का 5 किलो टमाटर नहीं बना दे हैं 1 मिनट में, ऐसी मशीन ला रखी है। यह काम सब्जी वाले का है। 5 रुपए किलो गोभी बेच का होगा छोटा भाई, बड़ा भाई एक जना, एक भाई तो बेच का होगा 5 रुपए किलो। सांझ ना दूसरा भाई खरीद के ले आओगा 15 रुपए किलो उसे मंडी में, तो वही सब्जी। और इतना मतलब गैर जिम्मेदाराना स्ट्रक्चर बना रखा है पूरी सरकार ने, पूरा गेम प्लान से, कि पूरा किसान उलझा हुआ है। हमने जो व्यवस्था बनानी है उसका गेम प्लान क्या है उसको समझना जरूरी है। अगर आपकी दादी नानी, अगर मैं कपास का एग्जांपल ले ना, मतलब उस टाइम की बात आप कैलकुलेशन करके देखो, कपास छोड़ो गेहूं का ले लो एग्जांपल, 1970s के दौर का ही ले लो, ज्यादा नहीं करो। 1970 में गेहूं था 50 रुपए क्विंटल होया करता ना, 70 रुपए क्विंटल, और सोने का रेट 82 रुपए, 180 रुपए, 184 रुपये। तो 70 रुपए तो गेहूं है और 184 रुपये तोड़ा जो है वो सोना है। तो 70 रुपया में यो मान के चलो कितने ग्राम सोना आ गया? 3-3.5 ग्राम, 1.5 क्विंटल गेहूं उस टाइम पे। हाँ वही, मतलब वही हो गया ना, 3-3.5 ग्राम का ले लो, तो न्यू कह लो 2.5 क्विंटल गेहूं बेच के न 1 तोड़ा सोना हुआ था। यो है 1970s का। सोना क्यों लिया मैंने एग्जांपल? क्योंकि पूरी दुनिया की यूनिवर्सल अगर करेंसी कोई है तो वो गोल्ड है, आज भी, इस वक्त भी। कदे किसी का बैम हो ये डॉलर या रुपया करेंसी है, नहीं जी नहीं, ये तो सिर्फ नोट है, ये तो इसका लीगल टेंडर है। तो अगर 2.5 क्विंटल गेहूं बेच करके आपको 1 तोड़ा सोना मिल रहा है, आज 2.5 क्विंटल गेहूं बेच करके 1 तोड़ा सोना क्यों नहीं मिलता? इतना ही कैलकुलेशन है उसका, एक ही रीजन है, 1 ग्राम भी नहीं मिलता। हाँ सारा मतलब 2200, 2300, 2500 जो रेट है बस। क्यों जी, गेहूं का क्या रेट है? अगला जो है वो 2400 है जी। 81,000 है। हाँ तो 8,000 में मिलेगा 1 ग्राम। और वो देख सुना रहा है वो वर्मा जी नु कहता कदे कोई साथ न लेना जा 8,000 में भाई देवेंद्र ने कहा था। अब ये सोचो 8,500 रुपए में अभी 8,500 का 2.5 क्विंटल बिक जाएगी जी? को नहीं बिका? 8,500 में तो नहीं बिका ना 2.5 क्विंटल गेहूं। यानी इसका मतलब यह होया कि 1 ग्राम भी नहीं आ रहा आज के टाइम पे। 2.5 क्विंटल गेहूं में 1 ग्राम भी नहीं आ रहा। और कमाल की बात क्या है, सोचो जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं 1970s की, उस वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन नाम का ड्रामा और बर्बादी नहीं आई थी। उस बर्बादी के आने से पहले किसान के खेत में चाहे 1 क्विंटल हो गेहूं चाहे 10 क्विंटल हो, उसको उगाने का खर्चा 0 था। 0 खर्चा है उगाने का, उसको पैदावार का, मेहनत को छोड़ दो आप, मतलब मेहनत थी उसकी खाली। तो जितनी भी पैदावार थी वो सारा का सारा प्रॉफिट था। आज के टाइम पे जितनी भी पैदावार किसान कर रहा है सारा का सारा लोन लेके कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? यानी आज उसके प्रॉफिट लॉस का अब डे बाय डे क्या हो रहा है, जब उसको खर्चा करना है तो ज्यादा हो रहा है और जब उसकी आमदनी होनी है तो कम हो रहा है। अगर यह प्रोसेस लंबी चलती रही, जो कि अभी चल भी रही इतने लंबे समय से, आज सिचुएशन यह है गांव का 99.9% किसान की सारी जमीन इस टाइम बैंकों के पास कर्जदार है। और कमाल की बात यह है किसी के भी पास पैसा नहीं है। जो कर्जा किसान ने ले रखा है ना, वो किसे पे नहीं, किसे पे का मतलब ना तो उस किसान पे, ना उसके घर के किसी मेंबर पे, ना उसके आड़ती पे,
ना उसके बैंक वाले, बैंक में भी लेने चला जाओगा ना अपने बैंक में पड़े लिखे हुए नोट, वो भी बैंक वाला भी नहीं कहेगा तड़की आइए सांझ ना आइए, है कल ना आइए परसों आइए, यानी कि जिस तक दे रखे उस पर भी नहीं पीसे और जिसने ले रखे उस पर भी नहीं पीसे। क्यों जी? मतलब किसी के पास भी पैसा नहीं है, लेकिन न्यू कह रहे इकोनॉमी जो है वह बोले इतने ट्रिलियन की होली। मतलब ये हो गया जिसने कर्जा ले रखा है उसके पास देने के लिए यहां जितने लोग बैठे ना, अगर किसी ने अपनी जमीन पर ले रखा होगा, किसी के पास कैश नहीं है देने के लिए, मान लो उसने उसकी लिमिट पूरी होगी, 6 महीने पूरे हो गए और उसने वापस लेने हैं, तो क्या करेगा? वो रिश्तेदार पे तो लेगा, बैंक में जमा कराओगा, अगले दिन कटवा गए ब्याज भर के दे देगा अगले के मालिक के, नहीं करता होगा ना जी। अच्छा, 2 महीने पहले एग्रीकल्चर फाइनेंस सारा का सारा अडानी को दे दिया गया, पता है? और पिछले हफ्ते ब्लैक रॉक और अडानी ने एग्री वेंचर्स में लोन देने का समझौता कर लिया, पता होगा? ब्लैक रॉक कौन है मालूम है? किस किसने नहीं पता हाथ खड़े करियो ब्लैक रॉक के बारे में। सुन लो, सारी दुनिया का जितना पैसा है उस पैसे का 90% पैसा, जितने उद्योगपति हैं, जितने भी उद्योगपति पूरी दुनिया के, चाहे आप फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, बिल गेट्स ले लो, एलन मस्क ले लो, अडानी ले लो, अंबानी ले लो, ये लोग अपना सारा पैसा खुद इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इनके इन्वेस्ट करने के लिए इनके वेल्थ की मैनेजमेंट करने की कंपनियां हैं कुछ, जिनकी 2 बड़ी कंपनियां हैं। एक वैनगार्ड, जिसका वो स्टेबलाइजर आया करे, स्टेबलाइजर आया ना वैनगार्ड का, वैनगार्ड, और दूसरी ब्लैक रॉक। ये 2 कंपनियां हैं जिनकी वेल्थ पूरी दुनिया की सरकार और कंपनी और बैंक और प्रॉपर्टीज से भी कई गुना ज्यादा है। आई बात समझ में? पूरी दुनिया की, वो हवा में पैसे छापते हैं, हवा में, जैसे कि शेयर मार्केट में आज पैसा लगा दिया, कल को उसी का 100 गुना बना के वह उन्हें निकाल ले हैं, और जो नीचे तो जो गरीब आदमी है वो उसका गायब हो जाए। जैसे पिछले हफ्ते की आपने खबर पड़ी होगी, 16 लाख करोड़ रुपया आम निवेशकों का डूबा। वो कैसे डूबते हैं? अखबार में खबर छपेगी कि इसके शेयर बढ़ रहे हैं, आम निवेशक अपने 1000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 लालच में डाल देगा। वो डालने के बाद जब प्रॉफिट देगा उसको 10% का प्रॉफिट दे देगा, यानी एक के दिन में 1 लाख लगाया था, अगले दिन 1.5 लाख हो गया या 1,20 हो गया, वो फिर वो 1,20 न ला दे है, फिर वो अपने भाई आंख पता भी लेकर न ला दे है, फिर वो ला दे है वो, क्योंकि वहां तो ऑन सारा कुछ लाइव चलता है कि अब उनको मालूम है बड़ी कंपनी ने इतने खरीद रखे हैं, आम निवेशक ने इतने, पहली बार लाने वाले ने इतने, उन्हें मालूम हुआ है। क्योंकि मैंने जो आपको ग्राफ का डिजाइन बताया था ना, पूरा एल्गोरिथम बनता है। जैसे ही उनको लगता है कि इस टाइम पहली बार इन्वेस्ट करने वाले लोग जिनका महीना गोया है, जिन अभी शेयर मार्केट में, जैसे ही उनका इतना पैसा लागू हो गया, उसी दौरान उनका पूरा एल्गोरिथम बना है कि इतना पैसा यहां लगा हुआ है, पूरे शेयर खरीद लेंगे रातों रात, अगले दिन उठते ही मार्केट धड़ाम, सबका पैसा गायब। तो नीचे जो आम जनता है उसका पैसा लगाता रहेगा और वो ऊपर से निकालते रहते। ये ऐसे है कि नीचे से एंट्री होती रहती है, वो ऊपर से निकालते रहते हैं। ये काम करते करते वो पूरी दुनिया की सरकारों के मालिक और पूरी इंडस्ट्री के मालिक बन गए हैं ब्लैक रॉक। जिस इंडस्ट्री में ब्लैक रॉक एंट्री कर गई, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमियों का खात्मा हो गया। पीछे अभी अमेजन ने 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था जब रोबोटिक्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए थे, क्योंकि रोबोटिक्स के अंदर उसने इन्वेस्ट कर दिया था। अभी डॉक्टरों के लिए एआई लग रहा है। यहाँ नोएडा के पास अडानी को 1,000 एकड़ जमीन दी गई है जिसमें वो रोबोट बनाने लग रहा है। उसमें खेती के रोबोट, अस्पताल के रोबोट, इसमें घर में काम करने सफाई कर्मचारी वाला रोबोट, और आपके होटल ढाबे में काम करने वाला रोबोट, खाना बनाने वाला रोबोट, उनकी प्रोग्रामिंग चल रही है। और लड़ने वाले रोबोट यानी पुलिस वाले अब रोबोटिक होंगे, वो आपके चेहरे और आपके उसके मतलब आपका फेशियल रिकग्निशन से देखेंगे। चाइना में ऑलरेडी चालू हो चुका, मतलब वो पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। आप अग्निवीर रिटायरमेंट आ चुके हैं, पहली लोट आ लिया ना रिटायरमेंट का। आने के बाद उन्होंने गैंगस्टर भी ज्वाइन कर लिए, वो याद है मैंने उस पर बोला था आप लोगों के चैनल पर उस टाइम पे 4 साल पहले। आने के बाद अच्छा 2 साल से रिलायंस ने
अपने जो वेयर हाउस हैं, जितने साइलोज हैं, इन साइलोज के बाहर बिठाने के लिए सिक्योरिटी एडवाइजर और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के नाम पे रिटायर्ड फौजियों की भर्ती निकाल रखी है ऑलरेडी, अग्निवीर की, मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस। गेम समझ में आ गया? अब वो उधर चले गए। इधर से किसान की फसल बर्बाद करने का पूरा गेम प्लान चालू है। या तो बीज नकली मिलेगा, या जिस टाइम पे उसको पानी की जरूरत होगी पानी नहीं मिलेगा, जिस टाइम पे पानी नुकसान करेगा उस टाइम बारिश हो जाएगी। ये बात ऑलरेडी वो बोल चुके हैं कि बारिश हमारे कंट्रोल में है। बात समझ आ गई? इधर से अनाज की कमी होगी, अनाज खरीदेगा नहीं। अभी देखोगे, हम कल प्रधान जी के साथ में ही थे कुरुक्षेत्र, वहां 10-10 दिन से जीरियां पड़ी हुई है मंडियों के अंदर ना, और कोई अब वह जीरी क्या हो रही है, सुखन लग रही है, वजन कम होता जान लग रहा है, उसका कीमत कम होने लग रही, किसान को नुकसान होता जान लग रहा। अब ये प्लान्ड है यार, योजनाबद्ध है बिल्कुल। डीसी ऐसा शो कर रहा था, कल बैठे थे आपके सामने, वो ऐसा शो कर रहा था तो आपके साथ ही है, जो हमारे साथ ही है, जबकि उसको सारा गेम पता है, सारे गेम प्लान में बराबर में शामिल है, पूरी पॉलिसी मेकिंग में बराबर में शामिल। अब ये लड़ाई आप लोग लगातार सरकारों से और सरकारी कर्मचारियों से बहस करके कितने दिन तक लड़ोगे? एक लिमिट आएगी ना जब आपको रुकना पड़ेगा, एक लिमिट आएगी जब आपको सोचना पड़ेगा इसका कोई अल्टरनेट रास्ता निकालना पड़ेगा। इसके अल्टरनेट रास्ते, उसी के लिए ये जो अपना प्रोग्राम है, जो गुरुकुल का जो शिष्यकुल का जो कॉन्सेप्ट है, हर गांव से 2 बच्चे लेने हैं अपन ने, हर गांव से, तो 14,000 योद्धा तैयार करने हैं। तो 14 साल का लंबा संघर्ष करने के लिए जो साथी तैयार होंगे वो इसमें आवेंगे। वो जब 14,000 बच्चे अंदर जिन तैयार हम कर रहे होंगे, वो 28,000 मां बाप बाहर समाज को बदल रहे होंगे। समझ गए? और तब तक जो जेएसएम के साथी अपने, जो 11 सदस्यीय कमेटी है, या सरकार को कंट्रोल करेगी गांव के अड्डे पे तय। क्यों जी? अगर आपका गांव पूरा समझा हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है, तो कुछ भी खेल नहीं है। आप सरकारी कर्मचारी की गांव में एंट्री बैन कर दो, सरकार के हाथ उसी टाइम कट जाएंगे। प्राइवेट सामान की बिक्री बंद कर दो, टेलीविजन बंद कर दो, अखबार का एंट्री बैन कर दो, लेकिन यह काम समाज तब करेगा जब आपकी आवाज में दम होगा, जब समाज को यह पता लगेगा कि ये लोग दमदार लोग हैं। दमदार लोगों का कैसे पता चलता है? इतना तो यकीन हो गया उनको कि ये दमदार लोग हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको यह भी एहसास होना चाहिए कि ये लोग सिर्फ सरकार के विरोध करने वाले लोग नहीं है, बल्कि इनके पास रचनात्मक भी कुछ है। उस रचनात्मक कुछ का एहसास दिलाने के लिए और उसको बताने के लिए ये 14 नवंबर का कार्यक्रम हो रहा है। यहां हम सरकार का कोई विरोध नहीं करेंगे, इसके अंदर हम केवल एजुकेशन पे बात करेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पे बात करेंगे खाली, कि शिक्षा में क्या गलत हो रहा है और इसको अपने लेवल पे ठीक कैसे करेंगे, बस ठीक कैसे करना है। 2017 से लेकर के और 2024 आज आ गया, पिछले 7 सालों में जो इस एजुकेशन के पूरे कॉन्सेप्ट के लिए मैं ट्रेनिंग दे करके रिक्रूटमेंट कर रहा हूं ऑलरेडी, लगभग 700 नौजवान टीचर्स, लेडीज, जेंट्स ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो चुकी है। आपके पास मात्र 700 लोगों की और वैकेंसी बची है मेरे पास, 700-800 लोग और लेके 700 वैकेंसी मैं ऑलरेडी पूरी कर चुका हूं, क्योंकि पिछले 7 साल से लगा हुआ हूं। और ये वैकेंसी ऐसे नहीं होगी कि स्कूल खुल गया और फिर एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलेगी टीचर बनने के लिए वहां किसी के भी, वो ऑलरेडी सिलेक्शन, जब टीचर्स का सिलेक्शन हो चुका होगा तब स्कूल खुलेगा। आई बात समझ में? वो पहले से सिलेक्शन है, वो तो आपके घर जाके आप अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, यो पकड़ तेरा काम है, जिस दिन स्कूल खुला उस दिन अपना ज्वाइन कर लिया, बात खत्म। यो तेरी शर्त बता, तेरा काम बता, तन्ने के चाहिए वो बता, लेकिन उसके बदले में तेरे को ये रोल अदा करना है। तब तक वो अपने गांव में तैयारी करने लग रहे हैं, वो अपने गांव में, अपने गामा पे एजुकेशन वाले प्रोग्राम पे लोग अपना मीटिंग भी करने लग रहे हैं, उन्हें समझाने लग रहे हैं, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करने लग रहे हैं। तो अपना जो जेएसएम का जो साथी है, आज आप यहाँ बैठे हैं, तो पूरे इंडिया में, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, बंगाल में अपनी टीम, मध्य प्रदेश में अपनी, छत्तीसगढ़ में अपनी, उड़ीसा में अपनी, झारखंड में अपनी, अभी राजस्थान की 3 ट्रेनिंग करके आए हम लोग, गुजरात में, अच्छा भाई हिमाचल में, पंजाब में, अभी पंजाब निकल रहे हैं। तो अपने पास पूरे इंडिया से वो जो लोग हैं वो अपने आप काम करने लग रहे हैं, ऑटोमेटिक चला हुआ है, किसी तक कुछ कहने की जरूरत अपने पड़ती नहीं।
ना किसी ने न्यू बेरा लगता कि वो कौन सा संगठन काम करने लग रहा है, ना किसी ने न्यू पता लगता है कौन मानस है। आज तक सरकार का न्यू समझ में नहीं आ लिया इस जेएसएम का प्रधान कौन है। 19 वाली रैली थी तो 19 नवंबर वाली रैली, उसमें भी रिंग लिया वो सीआईडी वाले, न्यू तो बता दो प्रधान कौन है, बोला मैं हूं आजा ओके ना मैं हूं, ओके ना मैं हूं, तो कौन है। मतलब इतनी जबरदस्त कि किसी को यही नहीं मालूम है कि इन रगड़ना कौन है, क्योंकि एक एक आदमी तैयार है। तो इस टाइम अपना जो फोकस है, एक तो बालक है और यो इवेंट है। तो अपने में तो है कोई ईसा भी है जिसने 1 या 2 बस तैयार कर लियो है, कोई कितना 1 बस, हाँ एक तना कर ली, और 1 बस वो और 1 बस वह, एक वारी ये तो 7-8 बस हो गई है। तो मतलब अपना ये हो गया कि जो ये 1 बस है, एक यह होगी एक यह होगी, तो अरे और कौन कौन है जो 1-1 बस और कर सके है, और कर सके है 1-1 बस और 2 की उम्मीद है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप अगले 10 दिन और मतलब अपने पास 20-25 दिन है अभी तैयारी करने के, यानी अगर आप 15 दिन तैयारी, अच्छा किसी ने कोई किराया करवाया तो नहीं चाहिए बसा का, आप ही करोगे ना जुगाड़, आपने तो नहीं है नाट जियो कदे पहले को अपन धंधे 1 रुपया किसी दे ना बस बेच दे ना कार बेच दे भाई, आप हाँ अपना ब्यों तो करोगे, नहीं ब्यों तो बताओगे भाई मार पर नहीं बनती बात, भाई ठीक काम करी और तो देखांगे फिर मानस कम आ जाएंगे, अपना कोई टेंशन नहीं भाई। मैं अपने बताऊं, देखो मानस कम हो गया इसका मतलब अभी अपने पास इतनी ताकत नहीं हुई, जब हमने बस भेजनी पड़ रही है, अगर संगठन को बस भेजनी पड़ रही है इसका मतलब आपके लोकल लेवल पे आपकी कोई पहचान, अभी आपकी कोई संगठन ताकत नहीं है, सीधी सी बात है। तो भाई हम नहीं भेजांगे, फिर हम क्या करांगे, ओड़ा 500 मानस बैठे पाओगे, हम 500 में भी अपनी उसे जोश तक बोल के अपने घर आ जाएंगे और फिर चालू कर देंगे अगले दिन, भाई 5000 का जुगाड़ करांगे। जब 5000 की कैपेसिटी है तो 10,000 मानस होए तो फिर तो उड़ते सीधे लिकड़ांगे, फिर नहीं बढ़ देगा रहा, फिर तो एक 24 जनवरी की तैयारी चलेंगे। जींद के अंदर टारगेट है कि 24 जनवरी 2025 में 1 लाख मानस बिना कोई खर्चा किए, बिना खर्चा मतलब यो कि कहीं से दान लिए अपने आपस में इकट्ठा करके ना जितने मानस जावे, अगर उनको जो लोग साथ नहीं देते ना आपका कार्यक्रम के बाद पूछ लियो भाई जब तुमने न्यू लगता हो कि कंटिन्यूस लाना है तो अपना कंट्रीब्यूशन दो, अपना सहयोग दो, सारा सबके सहयोग से चलेगी यह बात, या हमारे सहयोग से नहीं बनेगी, वो हमारा काम नहीं है, समाज का काम है, तो समाज करेगा, अपन नहीं ठेका। इसीलिए हमने आज तक संगठन के पास एक भी पैसा जमा नहीं करके रखा हुआ। आज चेक करके देखो कितने खाते में कितने पैसे पड़े रहे, कड़ा गए हो गौरव है 15 रुपये, 15 रुपये हैं आज खाते में, चेक कर लियो जाकर, स्टेटमेंट कटवा के देख लियो। अच्छा 15,000 मैं कड़ी 15 रुपये छोड़ रखे, मैं कड़ी 15 ही छोड़ दे, 15,000 है भाई रे, 15 रुपये नहीं है 15,000 है तो अभी किताब छप रही है, कोई भी पूछेगा कड़ी कमेंट करेगा फेसबुक पर यूट्यूब के ऊपर, उन्हें जवाब दे दियो। 24 तारीख की लॉन्चिंग है किताब की, इधर से किताब लॉन्च हो रही होगी वहां पे उसके अंदर स्टेडियम के अंदर, और इधर से ड्यूटी लगा के जावांगे, उधर से पोस्ट हो जाएगी, यानी जब तक आदमी घर जाएंगे 2 दिन के अंदर अंदर सबकी किताब सबके घर डिलीवर हो जाएगी, जिन जिन ने बुकिंग कर रखी है। किताब के अंदर जिन जिन ने को दस्तावेज नहीं है, किताब छपते ही, किताब लॉन्चिंग होते ही अपनी वेबसाइट के ऊपर सरकार के सारे फ्रॉड जो सरकार ने लिख के दे रखे हैं अपने तय, मैं सारे ओपन कर देंगे पब्लिक के लिए, ही कर लो हमने क्या करना इन कागजा का, ठीक है नहीं कोई टक्कर नहीं। वहां प्रधान जी सरकार ने लिख के दे रखा कि जो कर्जा हमने इस किसान ते दे रखा है ना, यो फ्रॉड है, लिख के दे रखा। बताओ इससे ज्यादा ठगी क्यों होएगी कि सरेआम न्यू कह रहे हैं कि नकली नोट है जो आपने दे रखे हैं, और उस किताब के अंदर पूरी एक एक सबूत के साथ, मतलब सबूत की कॉपी लगा के दिया है। आरटीआई में अगर जवाब दे रहा है, आप बताओ प्राइम मिनिस्टर हमारे को यह जवाब दे रहा है, पीएमओ ने हमारे को यह जवाब दिया। हमने ये पूछा कि भारत कब आजाद हुआ और 14 अगस्त को कौन मालिक था, 15 ने कौन था,
और सॉरी 16 ने, और 15 अगस्त ने किससे आजाद हुआ, और जो आजाद हुआ उसकी हमको सर्टिफाइड कॉपी दे दो, उसकी जो समझौता हुआ। तो पीएमओ ने गृह मंत्रालय पार्लियामेंट कमेटी घूम घाम के पीएमओ ने मारता जवाब दिया, भारत कब आजाद हुआ यह गहन शोध का विषय है, आप कभी भी आओ और शोध करके पता कर लो। न्यू लिख के दिया। आप अंदाजा लाओ इस तक ये खेल है। दूसरा सवाल हमने किया, मतलब मैं सवाल की क्वालिटी और उसका आंसर देखना। अगर सरकार आरटीआई में सर्टिफाइड कॉपी दे रही है तो उसका क्या मतलब है। हमने कहा कि एक जेब में मेरे नोट है 100 रुपए का, और एक नोट मैंने घर तक फोटो स्टेट करवा लिया और उसमें नंबर बदल दिया, दोनों में से असली कौन सा है, इस बात का पता कैसे चलेगा। तो कौन सी चीज है जो किसी भी नोट को असली या नकली साबित करती है। तो मेरे को वैध रुपए का दस्तावेज दे दो। भाई किस कानून के तहत पैसा छपता है, कितने नोट छपते हैं, कैसे छपते हैं, और वो जो कानून है मतलब वो क्या नियम है, क्या उसको कोई छेड़ सकता है, क्या उसको कोई बदल सकता है, इस टाइप से। तो हमको आरबीआई क्या कह रही है, आरबीआई हमको जवाब दे के कहती है कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। इसका मतलब जितना रुपया अवैध है। हम आर्काइव में गए और वैध रुपए का दस्तावेज निकाल के लाए। वो होया कि बाय चांस जब राम जी ने कुछ काम कराना हुआ ना, जब परमात्मा ने, तो वो ऐसे आदमियों से मिलवा देता है। आरबीआई का एक पुराना गवर्नर मिल गया, रिटायर्ड, वर्मा जी को, और वो बाय चांस किसी जानकार के थ्रू मिल गया। उनके घर चाय पे बैठे थे, उन्हें वो आरटीआई की कॉपी दिखा दी। अगजी देखियो, आरबीआई लिख के दे रहा है कि हमारे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं, इसका मतलब तो सारा रुपया इलीगल है, सारा रुपया नकली है। तो गवर्नर बोला मेरा नाम ना लिए, ना मना बताइए, फलानी अलमारी में उस कोने में वहां पर एक कागज रखा है, अगले रिसर्च में उड़ जा और वो काट के लिया, उसकी कॉपी मांग ले। किसी ने नहीं बेरा वो कागज के है। आप तो गए, वो कागज ले आए, काट गए ना, वैध रुपए का दस्तावेज मिला, ऑफिशियल, जिसको आज तक किसी ने नहीं काटा। 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। मतलब 15 रुपए की एक मोहर आज भी वैध है। किसी के घर अगर छापा पड़ जाए ना सीबीआई में, पुरानी मोहर पड़ी हो, चांदी का रुपया मिल जाए ना, चांदी के 10 रुपये मिल जाए, तो आज भी इनकम टैक्स वाले उसको 10 रुपए ही काउंट करते हैं। अगर जब चांदी का रुपया भी 1 रुपया मानदा हो बैंक, और अपना लोहे वाले रुपये ने भी 1 रुपया मानदा हो, और जब देखो जमा कर दिए चांदी का, और जब कटवान जाओगे तो देवेगा लोहे का। 10 रुपये चांदी के जमा करे, लोहे के 800 गुना तो लूट इब्बे होगी। वो सारे डॉक्यूमेंट जो ये साबित करते हैं कि पूरा बैंकिंग सिस्टम फ्रॉड है, पूरा लोन फ्रॉड है। आप जाओ, जिस किसान का लोन होना, एक बार चेक करो सरसई के ऊपर उसकी एंट्री है कि सरसई, CERSAI, यह स्पेलिंग है। सारे भाई जितने भी हो ना, जिनका भी लोन हो, सरसई पे एंट्री चेक कर लो। उनकी सरसई पे एंट्री है तो वो लोन वैलिड है, अगर उसकी सरसई पे एंट्री नहीं तो वो लोन ने नहीं है कड़ी कागजा में। मैं आपने बताऊं, जो लोन ने कड़ी नहीं कागजा में, उस लोन के बदले प्रॉपर्टी लाग रहे जब्त करण। मतलब यो इतना बड़ा गेम चल रहा है, पूरा सरफेसी एक्ट का फ्रॉड, सारा गेम प्लान, जो कॉइनेज एक्ट 2011 का फ्रॉड, उसमें रुपए का मानक ही नहीं है, बिना मानक के कोई हो ही नहीं सकता रुपया। पूरे गेम की इस पूरी किताब के अंदर पूरी पोल खोलेगी। तो एक तो आप लोगों को करना क्या है वो सुन लो भाई। पहले तो जो आपने करना है 24 नवंबर की तैयारी खातर, भाई इस प्रोग्राम की डाटा कौन मैनेज करेगा? आशीष कर रहा ना? रिप्लाई कम जावे तेरे पे लग गया मेरा तेरी तरफ है। देख आवेदन आले तेरे पे कितने हैं गौरव? हाँ 2,500 नहीं मानस, हाँ कितने लगभग अंदाजा? 1000 या 1500 कितना होगा? इतने होंगे, 1500 होंगे। 1500 मानसा ने अगर आप विजेंद्र भाई क्या दिन में कॉलिंग हो जाएगी
हाँ 1500 मानसा पे 3-4 दिन में हो जाएगी। अपने को पॉइंट क्या क्या बोलने वो सुन लो, मतलब जो अब जिसका आवेदन लाग रहा है उसने तो आना ही आना है, ठीक है ना, उड़े उसमें, क्योंकि यो वह किताब जो है वह उन्हें खातर लॉन्च होने लाग रही है भाई। जिनका कर्जा है उनने तुम्हें तो पहुंचेंगे। एक आदमी आओगा तो उन्होंने कहते तो बस में बैठ के मत आइए, तो कम से कम 4 मानस तो बैठा लाइए देख, क्योंकि वो कर्जदार मानस है, पहला है उसका ब्योंत नहीं है कर्जा देने का, तो आप उसके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालेंगे भाई। ठीक होगी बात भाई, मान दोगे? मतलब उसको ब्लैकमेल नहीं करना कि आप उसका काम करने लाग रहे हैं तो उस चक्कर में भाई तो भी करना। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें उसकी मदद करनी थी, उसने हमारे को अपना केस दिया, उसके जरिए हमारा काम चलने लग रहा। जब हाई कोर्ट में जावांगे, जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ांगे, हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगभग ड्राफ्ट तैयार हो लिया है अपना। पहला केस आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में डालेंगे, अगर वहां से स्टे मिल गया तो पूरे देश के जितने लोन हैं सब पे स्टे ले लेंगे, एक भी आदमी ने दोबारा नहीं देना। मान लो वहां से नहीं मिला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज उसमें कुछ ना कुछ लिखेगा, भैया गड़बड़ है, वो ठीक करके वो ड्राफ्ट सारी हाई कोर्ट में लगा देंगे पूरे इंडिया में। ठीक है जी, वहां से किसी एक पे मिल गया तो भी पूरे इंडिया पे स्टे हो जाएगा, सारी लोन की वसूली पे रोक लग जाएगी। तो कोई लोन वसूली ना किसी पे माफ कराना, ना सरकार पे कोई आवेदन मांगना। अगर जय किसी भी हाई कोर्ट ने